Hello students, welcome to the second leg of revision of IBC code. हमने पार्ट 1 में सारी डेफिनेशंस रिवाइज करी, बिल्कुल हैंड रिटन एक एक वर्ड मैंने लिखवाया आपको। तो आज हम मूव करते हैं पार्ट 2 ऑफ द IBC कोड, जिसका नाम सबसे इंपॉर्टेंट हमारे कोर्स के लिए है, इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट पर्संस। This part 2 of IBC comprises of 7 chapters. Out of that, we have already talked about section number 5 comprising of definitions. तो आप मेरे साथ ये सारे सेक्शंस लिख सकते हैं, लगभग कह लीजिए मैक्सिमम 2 पेज, लगभग 1.5 पेज में मैं सब कुछ लिखवा दूंगा एक एक चीज का रिवीजन देते हुए। तो थोड़ा सा फास्ट रहेगा बिकॉज इट इज अ फास्ट ट्रैक रिवीजन यू मे कॉल इट, बट आई विल बी कवरिंग एवरीथिंग। नाउ यू विल नो इट, chapter number 1 is preliminary, and in this chapter we are having 2 sections. Section number 4 and 5 comprises of the definitions which we have done. Now we're gonna start with out of part number 2, that is chapter number 2. So chapter number 2 is the most crucial for the exams. So chapter number 2 is CIRP, stands for Corporate Insolvency Resolution Process, and this is the process we gonna study obviously from section number 6 till 32A, but we'll be taking up section number 4 along with it. तो हम लोग ध्यान क्या रखने वाले हैं कि हम चाहे सारे सेक्शन हम इसे पढ़ेंगे, लिखेंगे, रिवाइज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में ही मैं ये सारे सेक्शन आपको लिखवाने वाला हूं। देखिए, पहली बात है, कॉर्पोरेट की बात हो रही है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की बात हो रही है, तो पक्की बात है एज ए कॉर्पोरेट डेटर कहें, कॉर्पोरेट पर्सन कहें, आपने डिफॉल्ट किया है तो ये कोड तभी लगता है, या पार्ट 2 चैप्टर 2 तभी लगेगा अगर आप डिफॉल्ट कम से कम करें 1 करोड़ रुपए का। और उसके बारे में जो बताया है वो चैप्टर नंबर 2 ने नहीं बताया, चैप्टर नंबर 1 ने बताया है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जिसे हम कहते हैं प्रीलिमिनरी है पार्ट 2 का। सो सेक्शन नंबर ध्यान दीजिए, हम 4 की पहले बात करेंगे और नेचुरल है 5 हमारा हो चुका है, उसके साथ 6 लेके चलेंगे और 6 के साथ ऑटोमेटिकली सेक्शन जो सही बनता है वो बनता है सेक्शन नंबर 11, ये पक्का याद रखें। तो थोड़ा सा मैं इसको एक तरह से हार्मोनियस वे में ही आपके नोट्स बनवाने वाला हूं, सारे सेक्शन हम इसी लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। तो देखिए, सेक्शन नंबर 4 के अंदर क्या आती है, मॉनेटरी लिमिट आती है कि आपने डिफॉल्ट कितने रुपए का किया है। तो भैया आपका डिफॉल्ट होना चाहिए कम से कम, ये डेफिनेशंस वगैरह हम कर चुके हैं डिफॉल्ट वगैरह की, कि मिनिमम आपका डिफॉल्ट होना चाहिए 1 करोड़ रुपए का। लेकिन अगर बात है पीपीआई या आरपी की, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जिसके ऊपर आता है चैप्टर नंबर 3A, वहां के लिए लिमिट बताई गई है 10 लाख रुपए की, इतने का कम से कम डिफॉल्ट होना चाहिए। तो बेसिकली आज के लेक्चर में लेके चलें 1 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट है, तभी आप सीआईआरपी में जाएंगे। नाउ सीआईआरपी में जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चीज है, कि कौन आदमी जा सकता है, तो इसके ऊपर डील करता है सेक्शन नंबर 6। तो सेक्शन नंबर 6 साफ कहता है, पहली बात तो एलिजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए भैया, डिफॉल्ट होना चाहिए। और इसके लिए क्या देगा, एप्लीकेंट्स कौन होंगे, तो एप्लीकेंट्स बताए गए हैं सिंपल 3 लोग, दैट इज फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड ऑब्वियसली खुद आप एज ए कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कहें या कॉर्पोरेट डेटर कहें, ये 3 लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन आप किसको देंगे, नेचुरल है ए को, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जिसका मतलब है एनसीएलटी। लेकिन सेक्शन नंबर 11 जिक्र करता है इनएलिजिबिलिटी की, कि भाई ये लोग एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं। तो इनएलिजिबिलिटी में 2 नए पॉइंट ऐड हुए हैं थैंक्स टू पीपीआईआरपी की वजह से। तो थोड़ा सा हम जितना आसान करेंगे, क्योंकि फास्ट ट्रैक रिवीजन है तो कम शब्दों में मैंने सारी बात आपसे करनी है। तो देखिए, इनएलिजिबिलिटी में पहली बात, जैसे मैंने वर्ड लिखा, आप हैं कॉर्पोरेट डेटर, इससे रिलेटेड हम निकालेंगे 3 पॉइंट, कि आप कॉर्पोरेट डेटर हैं या कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कह लीजिए, राइट, सीए स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। आप इनएलिजिबल होंगे अगर आप ऑलरेडी अंडर गोइंग है सीआईआरपी,
ऑलरेडी CIRP चल रही है तो दोबारा से आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं, या फिर CIRP अगर हो जाती है और दोबारा से एप्लीकेशन देनी है तो 1 साल के बाद ही आप दोबारा से एप्लीकेशन दे सकते हैं, वरना आप नहीं दे पाएंगे। तीसरी बात है, अगर आपके खिलाफ लिक्विडेशन ऑर्डर आ चुका है तो आप एप्लीकेशन नहीं दे पाएंगे। देन फोर्थ जो पॉइंट आता है वो थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट इस तरह से है कि कॉर्पोरेट डेटर के साथ साथ एक वर्ड और है फाइनेंशियल क्रेडिटर। अगर इन दोनों में से किसी ने भी वायलेशन किया है, वायलेशन किस चीज का किया है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपके ऊपर CIRP की इंपोज करी गई थी, तो आप दोबारा से एप्लीकेशन नहीं दे पाएंगे। इसके बाद आप कह लीजिए ये बारी आ गई PPIRP से रिलेटेड। तो उससे रिलेटेड जो पॉइंट निकल के आता है, पहली बात इससे रिलेटेड भी कह लीजिए आप अंडरगोइंग है, अगर चल रही है CIRP दोबारा से एप्लीकेशन नहीं दे पाएंगे। नंबर 2, अगर आपका रेजोल्यूशन प्लान जो है वो अप्रूव हो गया है और दोबारा एप्लीकेशन देनी है तो 1 साल के बाद ही दे पाएंगे। रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया 12 मंथ्स आपकी एप्लीकेशन से पहले। एंड तीसरा यहां पे भी सेम है, आप फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं और नेचुरल है CDK है और ऑलरेडी आप अंडर गोइंग है CIRP, तो ये PPIRP की वजह से नए पॉइंट यहां पे एड ऑन हुए हैं। नाउ इसके बाद जो बीच के सेक्शन बच गए 7, 8, 9, 10, हम इसके बारे में यहां पे अब जिक्र करेंगे। तो इसके लिए मैं एक हेडिंग बना रहा हूं, क्योंकि आप इस तरह से चार्ट बनाएंगे आपको बड़ा इजी ये बनने वाला है। डेट इज किस तरह से ये एप्लीकेशन दी जाएगी NCLT को। तो इसे हम कहेंगे इनिशिएशन ऑफ CIRP, कि CIRP किस तरह से स्टार्ट होगी। तो इसके लिए नेचुरल है एप्लीकेशन देनी है। अब ये एप्लीकेशन कौन देगा, हमने सेक्शन 6 में जिक्र कर ही लिया, भैया 3 लोग होंगे। तो मैं एक चार्ट बना रहा हूं और एक कॉलम ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बेसिस का भी हम रखेंगे। तो पहली बात है एप्लीकेशन दे सकता है फाइनेंशियल क्रेडिटर, जिसके ऊपर हम पढ़ रहे थे 5 सबसेक्शन 7 के अंदर। दूसरा ऑपरेशनल क्रेडिटर 5 सबसेक्शन 20 में डेफिनेशन पढ़ी। तीसरा आपका कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, जिसके ऊपर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 5 के अंदर। तो ये 3 लोग एलिजिबल हैं एप्लीकेशन देने के लिए, और इनके ऊपर जो सेक्शन बनते हैं यहां है सेक्शन नंबर 7। लेकिन ऑपरेशनल क्रेडिटर का ध्यान दीजिएगा, इसके जो सेक्शन है 8 एंड 9 है। दरअसल एप्लीकेशन जाएगी सेक्शन नंबर 9 के अंदर, और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एप्लीकेशन दे सकता है सेक्शन 10 के अंदर। नाउ जब आपने एप्लीकेशन देनी है तो एप्लीकेशन, सबसे पहले काम तो ये हो गया ना, आप एप्लीकेशन देंगे तो एप्लीकेशन आप किसको देंगे, ये आप सारे जानते हो, NCLT, या कह लीजिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जिसका मतलब ही क्या है, NCLT है। सेम आंसर ओवर हियर, सेम आंसर ओवर हियर। अब आपकी एप्लीकेशन किस तरह से जाएगी, तो देखिए एप्लीकेशन जो देनी है उसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर का आंसर बड़ा जबरदस्त है। तो यहां कहा गया कि एप्लीकेशन वो खुद दे ले, जिसका मतलब हो गया आप इटसेल्फ इंडिविजुअली कह सकते हैं आप खुद दे लें, या ज्वाइंटली आप बाकी फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ मिलके भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, या आपके बिहाफ पे जिसे आप कह लीजिए ऑथराइज्ड पर्सन हो सकते हैं जो नोटिफाइड है। जैसे यहां बताया गया है कि भाई कोई आपका गार्डियन हो सकता है, वो एप्लीकेशन दे सकता है। नंबर 2 कोई विल वगैरह है तो आपका एग्जीक्यूटर कह लीजिए। नंबर 3 आपका एडमिनिस्ट्रेटर कह लीजिए। नंबर 4 आपका कोई ट्रस्टी वगैरह आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन दे सकता है। तो इसे आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, एज आई सेड ऑन बिहाफ है तो आप कह सकते हैं ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, जिसके ऊपर एक एक्सक्लूसिव सेक्शन 25A भी आप देखेंगे। देन इसके अंदर बताया गया कि जब एप्लीकेशन जा रही है तो यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी बताएगी कि अगर जो ये फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं ये किस चीज से रिलेटेड है, ये अगर क्रेडिटर रिलेटेड है विद रिगार्ड टू सिक्योरिटीज कह लीजिए या डिपॉजिट्स कह लीजिए, जिसका जिक्र किया गया है सेक्शन नंबर 21(6)A के अंदर, या फिर अगर आप एक कह लीजिए एक पर्टिकुलर क्लास है कोई और तीसरी बात अगर मैं यहां इकट्ठा कर दूं, अगर कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है तो उससे रिलेटेड
जो अलॉटीज होते हैं जिन्होंने पैसा दे रखा है वो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर कहलाते हैं। तो इन तीनों के लिए कह लीजिए एक मॉनेटरी लिमिट बताई गई है कि कम से कम फाइनेंशियल ये क्रेडिटर कितने होने चाहिए। तो ये होने चाहिए 100 इन नंबर या इन्हीं का 10% ऑफ टोटल जो है ये क्रेडिटर्स इन नंबर। तो दोनों में से विच एवर इज लेस कह लीजिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब बारी आती है जब ऑपरेशनल क्रेडिटर की। यहां आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है, पहले आता है सेक्शन नंबर 8। तो 8 का मैं जिक्र थोड़ा सा अलग से कर रहा हूं। सेक्शन नंबर 8 में आपने क्या करना है, आप हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप कॉर्पोरेट डेटर से पैसे मांगिए। तो आपने देना है कॉर्पोरेट डेटर को एक डिमांड नोटिस, एक डिमांड नोटिस जारी करें, या कह लीजिए आप उसे जो बिल था आपका इनवॉइस कॉपी वो आप उसे भेज रहे हैं कि भैया ये पैसे मेरे को दे जा। और यहां पे हुआ क्या, जो कॉर्पोरेट डेटर है उसके पास एक समय होगा और वो होगा 10 दिन का। 10 दिन के भीतर भीतर या तो वो पैसे दे दे या वो कहे कि भाई साहब नहीं, मेरा और आपका कोई डिफॉल्ट है या कोई केस पेंडिंग है। तो आपने 10 दिन के अंदर अंदर या तो क्या करना है, आप ये कहें कि नहीं भाई कोई डिस्प्यूट है, या यूं कह लीजिए कोई पेंडिंग सूट आर्बिट्रेशन वगैरह आप कह रहे हैं वो है, या फिर आप क्या करें, आप पेमेंट कर दें। पेमेंट अगर आप कर देंगे तो बात हो गई खत्म, लेकिन नहीं करेंगे, अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो देखिए यहां पे आके लगता है सेक्शन नंबर 9। तो सेक्शन नंबर 9 में एप्लीकेशन जाएगी। अगेन आंसर सेम है, एनसीएलटी को ही एप्लीकेशन जाएगी। और नेचुरल है ऑपरेशनल एप्लीकेशन जब दे रहे हैं, कौन दे रहा है, ऑपरेशनल क्रेडिटर दे रहे हैं या क्रेडिटर्स कह लीजिए, वो लोग अपना एप्लीकेशन दे रहे हैं। देन अगर कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की बात करें तो सेक्शन 10 में आ गया। तो आप एज ए कॉर्पोरेट एप्लीकेंट आप दे रहे हैं, और इसके लिए प्लीज ना भूलिए 5-5 के अंदर हम कॉर्पोरेट एप्लीकेंट के अंदर 4 चीजें पढ़ाए थे। तो ये आप लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं। लेकिन जब आपने एप्लीकेशन देनी है तो ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन के साथ आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म मैनर वगैरह वो तो है ही है, लेकिन आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स यहां लगा के देने हैं। पहले डॉक्यूमेंट की बात करें तो ये बताइए कि जनाब डिफॉल्ट है, ये मेरा पैसा है, नहीं मिला। सेम आंसर आप यहां लिख दीजिए, सेम आंसर आप कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में लिख दीजिए। नंबर 2, आपने आईआरपी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम आपने यहां पे प्रपोज करना है। ध्यान ये रखें कि यहां पे नाम प्रपोज करना, जब आप प्रपोज कर रहे हैं एज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर में तो जरूरी है ही है। सेम यहां ऑपरेशनल क्रेडिटर में जो आंसर है वो थोड़ा चेंज है, मे और मे नॉट, कि यहां पे नाम बताना जरूरी नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है तो अगेन नाम बताना आपको जरूरी है। तो ये बड़ा अच्छा आंसर था, मे या मे नॉट ऑपरेशनल क्रेडिटर में। ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 एग्जैक्टली यही चीज कहता है। इसके बाद में कोई भी और डॉक्यूमेंट्स जो बताए गए हैं किसके द्वारा, अबीबी के द्वारा, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड के द्वारा बताए गए हैं, वो आप लगा के दीजिए। सेम आंसर यहां कह लीजिए, सेम आंसर आप यहां कह लीजिए। लेकिन अब थोड़ा ट्विस्ट होता है, 3 ही पॉइंट है फाइनेंशियल क्रेडिटर के रूप में, लेकिन अगर आप ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं तो देखिए यहां पे पॉइंट्स और बढ़ेंगे। जैसे इस तरह से मैंने ये लिख दिया है। तो यहां पे अगर इन 2 पॉइंट्स को इकट्ठा करूं, उनमें इंपॉर्टेंट वर्ड है अगर हो तो, कहने का मतलब है इफ अवेलेबल, अगर हो तो ये कागज लगा के दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये क्या आपने लगा के देना है, देखिए आप हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर, आपको आपका पैसा नहीं मिला है, तो इसलिए जो भी आपका बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जहां पे आपका अकाउंट वगैरह आप बता दीजिए, देखिए मेरे को कोई पैसा नहीं मिला है। या इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से अगर आप एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि देखिए मेरे को कोई पैसा नहीं मिला है, वो लगा के दीजिए। देन आप साथ में कोई और भी कोई अदर प्रूफ वगैरह या कह लीजिए डॉक्यूमेंट, जो भी कोई और प्रेस्क्राइब्ड हो वो सब आप लगा के दे दीजिए। साथ में आपने एक एफिडेविट लगा के देना है कि एफिडेविट किस चीज का था, कि एज अ ऑपरेशनल क्रेडिटर मैंने डिमांड नोटिस दिया था, इनवॉइस कॉपी वगैरह दी थी, लेकिन सीडी का रिप्लाई नहीं, जो सेक्शन 8 की यहां पे बात हो रही है, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 8 ओवर हेयर, कि जो डिमांड नोटिस वगैरह दिया था उसने हमें कोई रिप्लाई वगैरह किया ही नहीं है। और साथ में ये भी ध्यान दीजिए, इसी से रिलेटेड हम लिखेंगे वो जो डिमांड नोटिस था या जो इनवॉइस की कॉपी थी वो भी आप लगा के देंगे।
तो ये कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हो गई है। अगर अब आप कॉर्पोरेट एप्लीकेंट हैं तो आपने और क्या लगा के देना है, भैया आप अपने सारे बुक्स स्टेटमेंट्स वगैरह, क्योंकि आप अपनी तरफ से ही CIRP में गए हैं तो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड अपनी सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये सब लगा के दीजिए। क्योंकि आप कॉर्पोरेट डेटर हैं तो आप कंपनी भी हो सकते हैं, आप LLP भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो बातें हो जाती हैं, या तो आप कंपनी हैं या LLP हैं। अगर आप कंपनी हैं तो उसकी जनरल मीटिंग में आपने क्या पास करवाना है, स्पेशल रेजोल्यूशन जो 75% वोट के साथ होगा। और अगर आप LLP हैं तो आपने कंसेंट लेनी है कम से कम अपने से, वही है 75% पार्टनर्स। रेजोल्यूशन भी SR है, 75% से ही होता है। अब इसके बाद क्या होगा, आप एप्लीकेशन दे आए हैं, अब NCLT एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यहां पे 14 दिन के भीतर भीतर ये देखेगी क्या डिफॉल्ट है या नहीं है, कि डिफॉल्ट है या नहीं है, ये आपने देखना है। और उसके बाद में ये तय करेगी कि हमें एप्लीकेशन एडमिट करनी है या रिजेक्ट करनी है। देखिए अगर एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है तो जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट हो गई उस दिन से हम मान लेते हैं CIRP कमेंस हो गई, ये पक्का आपने ध्यान रखना है। तो ये जो डेट है इसी को हम मानते हैं कमेंसमेंट, किस चीज का, CIRP का। और अगर ये रिजेक्ट कर दी जाती तो देखिए यहां पे आपको रेक्टिफाई करने के लिए, आपकी एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो ये रेक्टिफाई करने के लिए आपको एक 7 दिन का यहां पे आपको एक टाइम भी देंगे कि भैया इसे आप ठीक कर लें और दोबारा से अप्लाई कर दें। तो देखिए जब एडमिट ये लोग करते हैं, क्योंकि आपने IRP का नाम वगैरह प्रपोज किया था, अपने आप को इन्हें सेटिस्फाई करना है, तो यहां A को यहां पे एक चीज विशेष रूप से देखना है कि कहीं IRP के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ना चल रही हो। सो पेंडिंग disciplinary proceedings against insolvency resolution professional। और देखिए सेम यही आंसर हम ऑपरेशनल कैरेक्टर में, सेम यही आंसर हम कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में स्ट्रेट वे टिक कर देंगे। तो इस तरह से हमने 7, 8, 9, 10 एक छोटा सा चार्ट बनाते हुए लगभग सारे पॉइंट यहां पे कवरेज कर दी है। तो इसके साथ हमारा यहां पे नेक्स्ट सेक्शन आता है 10A, जो कि प्योरली एक 10A है। देखिए ये ड्यू टू कोविड आया था तो इसलिए 10A ने क्या कहा कि कोई भी CIRP की कार्रवाई नहीं होगी। सस्पेंशन ऑफ CIRP, जो भी CIRP की अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, वो चाहे सेक्शन 7 में दे रहे हैं, 9 में दे रहे हैं, 10 में दे रहे हैं, आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते। और रीजन क्या है, थैंक्स टू कोविड। और ये 25 मार्च 2020 से रोक लगी, और ये जो रोक है ये 1 साल के लिए लगाई गई कि आप 1 साल तक कोई एप्लीकेशन नहीं देंगे, स्वाभाविक है, 24 मार्च 2021 तक। इसके बाद देखिए हम सेक्शन नंबर 11 की बात पहले ही कर चुके हैं, तो अब आता है सेक्शन नंबर हमारा 12 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां पे एक सीखने वाली चीज भी आपको मिलेगी। देखिए टाइम पीरियड CIRP का, कि CIRP आपने कंप्लीट करनी है और फटाफट कंप्लीट करनी है। तो यहां पे बताया गया आपने ये CIRP कंप्लीट करनी है 180 दिन के भीतर भीतर। नो डाउट यहां पे आपको एक्सटेंशन मिल सकता है, और एक्सटेंशन मिलेगा मैक्सिमम 90 डेज का आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। और जो ये एक्सटेंशन है इसके लिए जो है एक एप्लीकेशन दी जाएगी, किसके द्वारा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक एप्लीकेशन देगा। किसको देगा, आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देंगे, लेकिन इसके लिए COC की मीटिंग में अप्रूवल होगी। और ये अप्रूवल जो ली जाएगी वो ली जाएगी COC की मीटिंग करवाते हुए जिनके पास 66% कह लीजिए वोटिंग राइट, या वर्ड इस्तेमाल किया गया वोटिंग शेयर। और यहां पे ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम 90 दिन के लिए ही आपको एक्सटेंशन मिल पाएगी। और ये जो एक्सटेंशन होगी ये सिर्फ एक ही बार मिलेगी, ये नहीं बार बार मिलेगी। अगर 30 दिन के लिए एक बार मिली, मैक्सिमम 90 दिन हो सकता था, लेकिन दोबारा आपको नहीं मिल पाएगी। लेकिन इसके बाद इस सेक्शन में थोड़ा बदलाव भी आया गया और कहा गया
कि टाइम पीरियड में आप एक ये विशेष चीज और ध्यान रखें कि समय होगा 330 दिन। अब 330 दिन में एक्सटेंशन भी ऐड किया गया और ये कहा गया इंक्लूडिंग दो बातें, एक आ गई आपकी एक्सटेंशन प्लस अगर कोई लिटिगेशन चल रहा है, दैट मीन्स कोई केस वगैरह चल रहा है, तो भी इससे ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए। अब इस पॉइंट के ऊपर एक केस आता है, द केस ऑफ सीओसी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, किसकी? एसआर स्टील का केस है, ऑफ एसआर स्टील लिमिटेड वर्सेस एस के गुप्ता। इस केस में यह कहा गया कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हम इस टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हैं। एक्सटेंशन बियॉन्ड 330 डेज इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो सकता है। इसके बाद सेक्शन नंबर 12A आता है और 12A कहता है जब आपने एप्लीकेशन दी, चाहे सेक्शन 7 में दी, 9 में दी या 10 में दी, आप क्या ये अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर पाएंगे? द आंसर इज यस, ये विड्रॉल हो सकता है, विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। तो जो एप्लीकेंट है वही विड्रॉ के लिए एप्लीकेशन देंगे। आप प्रश्न है आप एप्लीकेशन किसको देंगे? बड़ी अंडरस्टूड सी बात है, ए के पास अप्लाई किया था तो उसी के पास आप ये दोबारा से विड्रॉल की एप्लीकेशन देंगे। दैट मीन्स ए कह लीजिए, एनसीएलटी कह लीजिए, और इसके लिए सीओसी की पावर होगी। और यहां पे आपने ध्यान ये रखना है, सिर्फ यही एक ऐसा सेक्शन है जहां आपको दिखेगा 90% वोटिंग राइट। इससे पहले आपने सेक्शन 12 में भी देखा, एक्सटेंशन के लिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने एप्लीकेशन दी थी लेकिन सीओसी की अप्रूवल थी और वहां वोटिंग राइट कितना था? 66%। तो एक चीज पक्का आप लिख के छोड़ दो कि सिर्फ 12A के अंदर ही 90% है, सिर्फ यही, वरना हर जगह क्या है 66% ही आपको नजर आने वाला है, ये पक्का याद रहे। देन इसके ऊपर मैं कोट करूंगा, एक रेगुलेशन नंबर 30A है, नेचुरल है, रेगुलेशंस है, अभी भी की रेगुलेशंस है, और वो ये कहती हैं कि भैया कि आप जब एप्लीकेशन विड्रॉ करवा रहे हैं तो उसके कुछ टाइमिंग के इश्यूज बताए गए हैं, जैसे बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी, अभी तक हमने सीओसी बनाई ही नहीं है। नंबर 2, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी, सीओसी बन चुकी है। तो देखिए अगर आपने सीओसी अभी तक बनाई ही नहीं है तो विड्रॉ में कोई पंगा नहीं है, तो सिंपली क्या देना है? एप्लीकेशन देनी है। कौन देगा? अगेन बाय कह लीजिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, लेकिन नो डाउट अप्रूव। तो जो आपका रेजोल्यूशन प्रोफेशनल था वो एप्लीकेशन देगा, और अभी तक सीओसी बनी नहीं है तो नेचुरल सी बात है कोई आपको सीओसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सीओसी बन चुकी है तो इसके अंदर है दो बातें। पहली बात यह है कि अभी तक आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अभी तक नहीं आया है, या आपने आफ्टर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, दो सिचुएशन है। तो अगर लोगों ने इंटरेस्ट इस पे शो कर दिया है तो यहां क्या करना होगा? यहां पे सीओसी का देखिए अप्रूवल तो होगा ही होगा, तो सीओसी ने जो अप्रूवल देना है वो तो मैंने बता ही दिया आपको 90% के साथ देना है, और सीओसी ये अप्रूवल देगा 7 दिन के भीतर भीतर आफ्टर आरपी अप्लाइज। मतलब जैसे ही रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने सीओसी को बताया तो 7 दिन के अंदर अंदर आपने ये अप्रूवल देनी है, क्योंकि उसके 3 दिन के बाद 3 डेज लेटर ये अप्रूवल के बाद अब जो ये आरपी है ये एनसीएलटी या ए कह लीजिए उसको एप्लीकेशन दे देगा विड्रॉ करने की। और अगर आफ्टर वाला है तो आफ्टर वाले में यहां ध्यान रहे आंसर सेम ही है, सेम अबव जो आपने 7 दिन और 3 दिन वाला टाइम पीरियड लिखा है, लेकिन यहां पे एक पॉइंट अलग से लगता है, वो है क्योंकि आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगवा चुके हैं तो आपने रीजंस बताने हैं जस्टिफाई करने के लिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मेन चीज ये लिखी चलिए जहां सीओसी बन चुकी है 90% की हमें अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। इसके बाद जैसे ही हमने ये एप्लीकेशन वगैरह दे दी है, एनसीएलटी को दे दी है, नेचुरल सी बात है, तो देयर आफ्टर व्हाट विल हैपन,
होगा ही। देखिए अपने पेज का पूरा इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे मैं अपना पेज का पूरा ढंग से यूज करने वाला हूं। सो सेक्शन नंबर 13 ये कहता है कि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन एडमिट हो गई, एप्लीकेशन हो गई आपकी एडमिट, एप्लीकेशन एडमिट होने पे आपको करने होंगे 3 काम। 3 काम ये हैं, इसी के ऊपर हमारे अगले सेक्शंस कह लीजिए बेस्ड हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, ए यहां पे अप्लाई हो जाता है आपका सेक्शन नंबर 14। आप डिक्लेयर करें मोराटोरियम, डिक्लेयर मोराटोरियम। मोराटोरियम का मतलब है कुछ चीजों के ऊपर अब रोक लग जाएगी। जो भी आपने कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ केसेस वगैरह किए गए थे, वो कह लीजिए हम उन सब के ऊपर रोक लगाने वाले हैं। तो मोराटोरियम एक वर्ड में है रोक। तो मोराटोरियम का सबसे पहली बात यह समय क्या रहेगा, इसके अंदर आती हैं 3 बातें। मोराटोरियम रहता है 180 दिन के लिए, या फिर जब तक आपका प्लान क्या ना हो जाए, रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव ना हो जाए, या फिर वो अप्रूव नहीं होता, या फिर क्या होगा, ए ऑर्डर दे देगा किस चीज का, लिक्विडेशन का, और लिक्विडेशन ऑर्डर स्वाभाविक है। तीनों में से हम क्या लेंगे, विच एवर इज व्हाट अर्लियर। तो विच एवर इज अर्लियर। तो हम यहां पे पढ़ रहे हैं, देखिए गलती ना कीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 14, क्योंकि 13 ने कहा 3 काम, उसका पहला काम की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। अब मोराटोरियम में आपके ऊपर लगती है कुछ रोक, प्रोहिबिशन। मोटा मोटा इसे मैं कहता हूं 4.5 पॉइंट है, मतलब 4.5 पॉइंट है जो आपके ऊपर एक रोक लगने वाली है। रोक लगने वाली ये है कि भैया पहली बात, कंपनी के खिलाफ कोई केसेस नहीं डाले जाएंगे, और जो चल रहे हैं उनके ऊपर स्टे लग जाएगा। और देखिए जो भी केसेस हैं, सूट कहें या इवन आर्बिट्रेशन कार्रवाई हो सकती है। तो ना तो ये नए कोई नए केसेस नहीं आप डाल सकते हैं, और अगर पुराने चल रहे हैं तो उनके ऊपर स्टे लग जाएगी। थोड़ा हिंदी में भी लिख रहा हूं जितना शॉर्ट हो सके कि फटाफट आपको ये फास्ट रिवीजन दे सकूं, सब कुछ कवर अप करवाते हुए। नंबर 2 पॉइंट है, एज ए कंपनी आप अपने कोई भी एसेट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफर बहुत बड़ा वर्ड है, इसका मतलब है ना तो गिरवी रख सकते हैं, ना गिफ्ट में, ना लीज, कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात है, अगर कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, मतलब कोई अपना एसेट गिरवी रखा हुआ है, तो जो क्रेडिटर है, जिसे हम कहेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर, वो अपना राइट इन्फोर्स नहीं कर सकता, मतलब हमसे वो अपना एसेट उठा नहीं सकता। किसके अंदर, अंदर सरफाइसी एक्ट, क्योंकि उसमें उसे ये हक मिलता है आकर के एसेट उठा ले। क्योंकि आपने ध्यान रखना है, सेक्शन 238, चाहे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, सेक्शन 238 यही कहता है कि भैया आईबीसी का जो है ओवर राइडिंग इफेक्ट है। किसी और एक्ट की यहां पे नहीं चलेगी। नंबर 4 बात यह है कि भाई अगर कॉर्पोरेट डेटर के पास कोई एसेट है इन पोजेशन, तो अगर कॉर्पोरेट डेटर के पास कोई एसेट है तो आप उससे वो नहीं ले सकते। जैसे किराए पे या लीज पे है, तो जो लैंडलॉर्ड है वो उसे इन्फोर्स नहीं कर सकता है। देन जो मैं 4.5 पॉइंट बोल रहा था, क्योंकि अगला पॉइंट बोथ फेस जा सकता है, परमिशन भी है, वो अलाउड भी है। वो इस तरह से है कि अगर कॉर्पोरेट डेटर को मान लीजिए उसने कोई रजिस्ट्रेशन करवा रखी है, कोई परमिट ले रखा है, कोई लाइसेंस ले रखा है, राइट, एटसेट्रा एटसेट्रा कह लीजिए, जो भी कुछ अप्रूवल्स वगैरह होती हैं, तो चाहे ये आपने किससे ले रखा, आपने ये ले रखा है सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो, किससे भी हो, तो ये जो परमिट वगैरह आपको मिले हुए हैं, ये क्या रहेंगे, ये कंटिन्यू ही रहेंगे। इनके ऊपर कोई टर्मिनेशन या सस्पेंशन नहीं होगा। बस इसके ऊपर एक कंडीशन है, अगर आपकी तरफ से क्या नहीं होना चाहिए, नो डिफॉल्ट इन ड्यूज। जो भी पैसा बनता है, जैसे सरकार की रॉयल्टी, रेंट जो भी बनता है, वो आप मोराटोरियम में कोई डिफॉल्ट उसका नहीं करेंगे तो आपके ऊपर रोक नहीं रहेगी, मतलब एक तरह से वो परमिशन मिल जाएगी, यूं कह लीजिए। इसके बाद बात सिर्फ प्रोहिबिशन की ही नहीं है, यहां पे आपको कुछ परमिशंस भी हैं, जिसका मतलब है ये कार्य आप बिना टेंशन के कर सकते हैं। तो कौन कौन से कार्य आप कर सकते हैं, जो भी असेंशियल कह लीजिए गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई है, वो क्या रहेगी, वो कंटिन्यू ही रहेगी, उसके ऊपर कोई रोक नहीं रहेगा। नंबर 2, कोई भी कह लीजिए गुड्स सर्विसेज जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को लगते हैं कि ये जरूरी है,
रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को लगते हैं कि ये जरूरी है ताकि कंपनी गोइंग कंसर्न, क्योंकि हमें कंपनी को खत्म नहीं करना है, कि गोइंग कंसर्न बेसिस पे कंपनी चलती रहे और ताकि उसके जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू मैक्सिमाइज हो, या यूं कह लीजिए उसको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना या वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। तो उसको जो लगता है उसकी सप्लाई होनी चाहिए तो वो होती रहेगी, लेकिन हाँ बस कंडीशन ये है, ये सब कंटिन्यू रहेगा। सेम पॉइंट ये है कि मोराटोरियम पीरियड में आपकी तरफ से कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, अनलेस डिफॉल्ट इंड्यूस, आप इसका पैसा, सप्लाई का पैसा देते रहें, दैट इज इंपॉर्टेंट। ड्यूज में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट ये है कि परमिशन ये भी है, कोई भी ट्रांजैक्शंस जो है अप्रूव की जा सकती हैं आपको, और ये कोई भी ट्रांजैक्शन आपको अप्रूव कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट किसी से पूछ के, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर या बाकी रेगुलेटर से पूछ के बता सकती है आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। देन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है तो गारंटी वगैरह दी जा सकती है, मतलब श्योरिटी इन सीओजी, सीओजी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, सो दैट विल बी टोटली अलाउड टू यू। तो ये हो गया जी हमारा पहला काम जब आपकी एप्लीकेशन एडमिट होती है। अब क्योंकि सेक्शन 13 में 3 काम आते हैं तो यहीं पे हल्का सा लिख दूं, एक हो गया जी मोराटोरियम, दूसरा होता है आईआरपी जो होता है वो अपॉइंट होगा, तीसरा होता है आईआरपी ने ही पब्लिक अनाउंसमेंट करनी होती है। तो हम सबसे पहले यहां पे बात करेंगे आईआरपी से ही रिलेटेड, क्योंकि ये सारे के सारे अब सेक्शन आ जाते हैं, मींस एज ए स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए। अब आईआरपी की बात होगी, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के ऊपर ही बात होगी। सो आई एम गोइंग टू माई पेज, जैसे मेरा पेज अलाउ कर रहा है। सो आई नो इट, आई एम गोना राइट अबाउट आईआरपी। सो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, पता ये होना चाहिए कि भाई साहब सेक्शन नंबर 15 से लेकर के 20 तक सारे सेक्शन इसी के ऊपर ही हैं, सिर्फ एक ही आदमी के ऊपर। लेकिन 15 में इसकी अपॉइंटमेंट नहीं है, ये पक्का याद रखिएगा। इसकी अपॉइंटमेंट आती है सेक्शन नंबर 16 के अंदर। दरअसल सेक्शन नंबर 15 में, क्योंकि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन एडमिट हुई थी, इस आईआरपी को करनी पड़ती है एक पब्लिक अनाउंसमेंट कि मैं आ गया हूं, जो भी क्रेडिटर वगैरह है अपना जो क्लेम है, जो लिस्ट वगैरह है वो आकर के मेरे को दे जाओ। सो पब्लिक अनाउंसमेंट इसे करनी होती है तुरंत, दैट इज इमीडिएटली, या बताया गया है कि आप मैक्सिमम 3 दिन के अंदर, जिस दिन ये अपॉइंट हो जाएगा, आपने ये एक अनाउंसमेंट करनी है। ये किससे रिलेटेड करनी है? तो जब ये अनाउंसमेंट करेगा, किससे रिलेटेड करेगा? एक देखिए ये अपने बारे में बताएगा, एक कॉर्पोरेट स्वाभाविक या डेटर के बारे में बताएगा, और एक मेन बात क्या है, क्रेडिटर्स से रिलेटेड ही से करनी कि अपने क्लेम की लिस्ट मेरे को दे जाओ। तो कॉर्पोरेट डेटर का कह लीजिए नेम, एड्रेस, और कॉर्पोरेट डेटर कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड है, जैसे कंपनीज एक्ट है या एलएलपी वगैरह है। इसी तरह से खुद का नाम वगैरह कि ये सीए एडवोकेट जो भी है अपने बारे में बताए। क्रेडिटर्स से रिलेटेड क्या करना है? ऑब्वियसली से इनवाइट करना है, उनका क्लेम्स इनवाइट करने हैं ताकि उनसे रिलेटेड ये एक लिस्ट बना सके। और जब ये क्लेम्स वगैरह इनवाइट करेगा तो जो क्लेम्स आएंगे, तो देखिए क्लेम आ सकता है आपका फाइनेंशियल क्रेडिटर का, चलिए इसको इस तरह से नहीं, पहले मैं ओसी लिखूंगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर या वर्कमैन, या जैसे कह लीजिए एम्प्लॉइज ड्यूज। वैसे वो ऑपरेशनल क्रेडिटर का हिस्सा होता है, लेकिन उसे अलग कर रहा हूं क्योंकि रेगुलेशन नंबर यहां पे 7, 8, 9 लग जाती है, और उसके ऊपर एक फॉर्म वगैरह भी बताया गया है BCD। तो इस तरह से ये थोड़ा रेगुलेशन से यहां पे आंसर मैंने बता दिया। देन जब आपने ये अनाउंसमेंट करी है, अनाउंसमेंट करने पे देखिए खर्चा भी होता है, तो खर्चा जो है वो बेयर करेंगे एप्लीकेंट्स ही। सो एक्सपेंसेस जो है एप्लीकेंट टू बेयर, हाँ हो ये सकता है जो सीओसी है में रेटिफाई, तो अगर उन्होंने अपनी मीटिंग में रेटिफाई कर दिया तो आपको पैसे मिल जाएंगे, वरना बाकी एप्लीकेंट्स को ही इसे बेयर करना है। इसके बाद आगे जी सेक्शन नंबर 16। तो सेक्शन नंबर 16 बात करता है आईआरपी की अपॉइंटमेंट के ऊपर। तो जब आपने आईआरपी की यहां अपॉइंटमेंट पढ़ रहे हैं, एक चीज पक्का आप चाहे यहां पे ही लिख के छोड़ लीजिए, क्योंकि यही आईआरपी बाद में आरपी बनता है,
तो देखिए सेक्शन नंबर 22 प्लस 23 में आपको दिखेगा आरपी को हम रिप्लेस करेंगे, तो सेम आंसर इन दो सेक्शनों में आपको दोबारा जाके दिखने वाला है। तो देखिए, क्योंकि आपने एप्लीकेशन में ही नाम वगैरह लिख के दे दिया था, लेकिन ऑपरेशनल क्रेडिटर ने हो सकता नाम ना दिया हो, तो पहली बात है जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो कंफर्म कौन करेगा? नेचुरल है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी, सिंपल सी बात है, ये आपको याद रहे, चाहे एनसीएलटी डायरेक्ट वर्ड लिखे आप, वही आपको अपॉइंट करेंगे। और आपकी डेट क्या रहेगी? नेचुरल है, जिस दिन एप्लीकेशन क्या हो गई, एडमिट हो गई थी, क्योंकि उसी दिन सीएआरपी क्या हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी, इसलिए हमने मेंशन किया था। यहां पे आकर के देख लीजिए चाहे कि भाई उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी कार्रवाई पेंडिंग ना हो, तो इसलिए ये उसी दिन से ही अपॉइंट हो गया था। इसका टेन्योर क्या रहेगा? जैसे मैंने सेक्शन 22 कोट किया है कि टेन्योर ये रहेगा जब तक सीओसी सेक्शन 22 के अंदर क्या कर सकती है आकर के, या तो इसको देखिए कंफर्म कर देगी, इसी को आरपी बना देगी, या इसी को वो क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी, आईआरपी को किसी और को अपॉइंट कर लेंगी। देन पॉइंट है यहां पे ऑपरेशनल क्रेडिटर से रिलेटेड, क्योंकि ऑपरेशनल क्रेडिटर ने हो सकता है अपनी एप्लीकेशन में इफ आईआरपी नेम नॉट प्रपोज्ड, अगर उसने नाम प्रपोज नहीं किया था, क्योंकि उसके लिए नाम प्रपोज करना जरूरी नहीं था, तो यहां पे जो अपॉइंटमेंट है 3 टायर है, जिसका मतलब हो गया 3 लेवल में है। कहने का मतलब सबसे पहले क्या होगा, एनसीएलटी ये इश्यू जो है वो रेफर करेगी अबीबी को, बोर्ड को, कि प्लीज आप रिकमेंड करें, और फिर एनसीएलटी ही इसे अपॉइंट कर देगी। मतलब पहले आप क्या करें, रेफर करें, राइट, और अभी भी क्या करेगा, इसे रिकमेंड करेगा, इसका नाम आईआरपी का, और उसे ये रिकमेंड करना होता नाम 10 दिन के भीतर भीतर, और फिर एनसीएलटी नेचुरल है, इसे क्या कर देगी भैया, अपॉइंट कर देगी। तो ये कॉपी पेस्ट आंसर देखिए सेक्शन 22 एंड 27 में भी जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा आप इस तरह से इसे इजी कर सकते हैं। यहां आ जाते हैं आईआरपी के फंक्शंस। फंक्शंस का मतलब होता है मेरी तरफ से 2 चीजें, ड्यूटी कहें या पावर्स कहें। तो ये सारे के सारे सेक्शन यहां पे देखिए 17 से लेके 20 तक यहां लग जाएंगे। और सेक्शन नंबर 17 की बात करें तो पावर्स आप कह सकते हैं, वैसे उसके अंदर एक ड्यूटी भी आती है। मैं एक सिंपल कोड की यहां पे देता हूं, मेरी सी पावर्स, सी से पॉइंट जो बनेगा वो जरा ड्यूटी पे ही बनेगा। तो एम से क्या है, आईआरपी ही मैनेजमेंट करने वाला है, क्योंकि आईपीसी में क्या होता है, शिफ्ट ऑफ कंट्रोल, कंपनी का कंट्रोल अब किसके पास चला गया, क्रेडिटर्स के पास चला गया, और ये क्रेडिटर्स का क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव है। देन क्योंकि उन्होंने ही इसका नाम प्रपोज किया था, तो कहने का मतलब है आज से यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाएगा अगर आप कंपनी है, या यूं कह लीजिए गवर्निंग बॉडी जैसे एलएलपी वगैरह है, तो यही मैनेज करेगा। आर से जो रिपोर्ट है, जो भी कंपनी वगैरह के अफसर्स हैं, आज के बाद इसी को वो अपनी रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्ट के बजाय चाहे वर्ड आप रिपोर्टिंग भी लिख सकते हैं, वो करेंगे इसको। देन आई से एज आईआरपी आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं जो भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक वगैरह है। सी से थोड़ी आपकी ड्यूटी आ जाती है, आपने कंप्लायंस करना है किसका, सारे के सारे देश के लॉस का आपने कंप्लायंस करना है। 18 में मैं इसे कहूंगा, इसके अंदर इसकी हम ड्यूटीज बना सकते हैं, और उसके ऊपर मेरी तरफ से कोड की है एफसीए, आप सारे ही बनेंगे। सी से मैं 2 पॉइंट लूंगा, एफसीए। तो एफ से आपने क्या करना है, आपने फाइल करनी है सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके पास, ये समझ गए होंगे, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जो वन ऑफ द पिलर है। देन सी से रिलेटेड क्योंकि 2 पॉइंट है, तो एक आपका काम क्या था भैया, क्रेडिटर से रिलेटेड था। देखिए आपने उसका जो क्लेम है या लिस्ट है वो बनाना है, रिसीव करना है, दिस एंड दैट, वो आईआरपी का ही काम है। क्योंकि देखिए उसी के ऊपर आईआरपी को ये सब कुछ बना के ए को, क्योंकि जैसे अब हमने ऊपर भी बात करी और रेगुलेशन से ये कहती है जो क्लेम्स हैं लिस्ट बना करके आपने किसको देनी होती है, ये लिस्ट बना के आपने ए को देनी होती है। और कॉर्पोरेट डेटर की अगर वेबसाइट हो इफ एनी, ये इसके ऊपर भी डाल दी जाती है ये सब कुछ चीजें। और ये थोड़ा और मैं टेक्निकल यहाँ पे मैंने बात नहीं की, बट फिर भी हल्का सा बता दूं, तो ये जो लास्ट डेट क्योंकि आप बताते हो जब आप ये पब्लिक अनाउंसमेंट करते हो, तो आप उसके अंदर देखिए मेन चीज क्या आती है, आप एक लास्ट डेट बताते हो कि भाई क्रेडिटर्स ये है आखिरी दिन जब तक आप अपनी ये लिस्ट बना के दे दें। और उस लिस्ट के जो
लास्ट डेट है उसके 10 दिन के भीतर आपने क्या होता है, ये एक रिपोर्ट बना के ए को देनी होती है। और लास्ट डे के बाद भी अगर ये क्रेडिटर्स ना दें तो कोई बात नहीं, सीआईआरपी के दौरान क्योंकि 180 दिन होता है तो 90 दिन तक ये अपना नाम वगैरह दे सकते हैं, ये भी एक पॉइंट है। देन देखिए आपने ऐसे मतलब आईआरपी आपने अनाउंसमेंट ये भी करनी होती है कि जो सीआईआरपी की कार्रवाई है, कि सीआईआरपी की कार्रवाई कितने दिन के अंदर आप कितने टाइम में उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो 2-4 चीजें और एक्स्ट्रा हैं जो मैंने ऐड ऑन करके बता दी, ताकि मेरे को यहां ना लिखनी पड़े, चाहे यहां लिख लीजिएगा। आपका वही क्रेडिटर्स वाला पॉइंट है, लिस्ट आपने कंबाइन कोलेट वगैरह सब कुछ आपने करना है। देन यहीं पे सी से रिलेटेड पॉइंट ये आता है कि आपने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कॉर्पोरेट डेटर की, कलेक्ट इंफॉर्मेशन सीडी की, कॉर्पोरेट डेटर की, कि पिछले 2 साल में जो भी उनके बिजनेस ऑपरेशंस रहे हैं या जो भी उन्होंने पेमेंट्स वगैरह करी हैं, चाहे एफसी की करी हो, ओसी की करी हो, ये सब कुछ आप इंफॉर्मेशन वगैरह इकट्ठा करें। देन ए से पॉइंट है एसेट्स का है। देखिए एसेट्स का पॉइंट हर जगह सेम ही रहता है, क्योंकि आपने उनकी वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है, तो प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, कस्टडी कंट्रोल वगैरह में अपने में लें। और एसेट्स जो होंगे किसके, ऑफ सीडी, ध्यान रहे, नॉट थर्ड पार्टी, किसी और के एसेट हैं वो आप अपनी कस्टडी में नहीं लेंगे, राइट। जैसे बेलमेंट वगैरह, अगर बेलमेंट से आए हुए हैं आपके पास किराए पे ही वो, या आपकी सब्सिडरी के हों, वो आपके एसेट नहीं है, उनके ऊपर आपका कोई राइट एसच नहीं है। देन सेक्शन 19 प्योरली वन लाइनर है। 19 ये कहता है जो कॉर्पोरेट डेटर के एम्प्लॉइज वगैरह हैं वो आपको पूरी तरह से असिस्टेंस करेंगे। सो ये है ड्यूटी ऑफ, आप पर्सोनल कहें, जो कर्मचारी हैं, अफसर हैं सीडी के, या प्रमोटर कहें, वो क्या करेंगे, आईआरपी को असिस्ट करेंगे ताकि वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सके। जो भी इंफॉर्मेशन उसे चाहिए आपको उसे देनी पड़ेगी। देन सेक्शन 20 ये कहता है कि आपने क्या करना है, मैनेजमेंट की कंपनी को गोइंग कंसर्न बेसिस पे चलाते हुए रखना है। सो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस करनी है, क्योंकि मेन पॉइंट इसके अंदर यही है, गोइंग कंसर्न के हिसाब से कंपनी चलती रहे। और गोइंग कंसर्न पे देखिए चलाने के लिए आपको कुछ स्पेशल कह लीजिए यहां पे पावर्स मिलती हैं कि अगर आपने अपॉइंट करने हैं कोई भी, अगर आपको लगता है हमें प्रोफेशनल चाहिए, चाहे वो अकाउंटेंट हो, वकील हो, तो जैसे आपको ठीक लगे आप अपॉइंट उसे कर सकते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट्स जितने आपको ठीक लगते हैं, सेल परचेज कुछ भी हो, वो भी आप एंटर कर सकते हैं। गोइंग कंसर्न पे चलाना है तो इंटरिम फाइनेंस भी आप रेज कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमने डेफिनेशनल में 5-15 के अंदर पढ़ा था कि आप इसे रेज कर सकते हैं। और जब आपने इसे रेज करना है तो देखिए अगर क्या कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई एसेट गिरवी रख सकते हैं, तो आपने ध्यान ये रखना है अनइनकम्बर्ड एसेट्स, मतलब वही एसेट्स आप गिरवी रख सकते हैं जो ऑलरेडी गिरवी नहीं है। लेकिन अगर गिरवी रखे भी हुए हैं, इफ इनकम्बर्ड, तो यहां पे आपने ध्यान रखना होता है क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी सिक्योर्ड क्रेडिटर का राइट है। तो इफ इनकम्बर्ड है तो सिक्योर्ड क्रेडिटर की आपने लेनी है कॉन्सेंट, और ये एक बढ़िया पॉइंट है। और उसकी कॉन्सेंट आपने कब लेनी होती है, अगर इफ वैल्यू ऑफ एसेट, अगर एसेट की जो वैल्यू है वो लेस देन है किससे, ट्वाइस द वैल्यू ऑफ डेट। डेट का 2 गुना कर लीजिए, तो इस तरह से कंपेयर करना है आपने। अगर गिरवी एसेट है उसको दोबारा आप गिरवी रखना चाहते हैं। तो इसके साथ हमारा आईआरपी समाप्त होता है और इसके बाद हम मूव करते हैं देखिए सीओसी की तरफ। तो सीओसी मतलब एक नया कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा यहां पे। तो जैसे आपका पेज अलाउ करे, ध्यान दीजिए मैं बिल्कुल रजिस्टर का A4 पेज ले रखा है और मैं अपने पहले पेज पे हूं, क्योंकि मेरी फास्ट ट्रैक रिवीजन का मेन प्रीमाइस ही क्या है कि आपको एक पेज के अंदर लगभग मैं सारा हर चीज को कवर अप करते हुए इवन लिख के करवा सकूं। तो देखिए सीओसी की जब बात आती है तो सीओसी के ऊपर
मैं कहता हूं आपको पता होना चाहिए कि भैया इसके ऊपर लगते हैं 3 सेक्शन, 21 लगा, 22 लगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पे 23 नहीं लगा, 24 लगेगा, ये पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा ऑर्डर में शफल अप कर रहा हूं ताकि कंसेप्ट वाइज चीज क्लैरिटी से निकल के आ सके। तो यहां पे सेक्शन 21 कहता है सीओसी, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। आपने क्या करना है, कमेटी बनानी है ना, कॉन्स्टिट्यूट करनी है, मेन काम ये कह लीजिए। तो ये काम है ही किसका भाई, ये आईआरपी का काम होता है और उसे ये कमेटी बनानी होती है किसकी, क्रेडिटर्स की। तो मेन पॉइंट इसके अंदर ये आता है किसके अंदर कि इस कमेटी में होंगे कौन कौन। देखिए कॉम्पोजिशन के अंदर ही, क्योंकि ये महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा यहां पे निकलता है, 2 बातें हैं। तो ये कोड बना ही फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिए है, तो इसलिए कहा गया सिंपली सारे के सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर आपने लेने हैं। लेकिन जब फाइनेंशियल क्रेडिटर आप लेंगे तो वो क्या होने चाहिए, फाइनेंशियल क्रेडिटर में देखिए उनका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन विशेष ध्यान रखें वो आपके क्या नहीं होने चाहिए, नॉट रिलेटेड पार्टी। अगर वो रिलेटेड पार्टी है तो हम उसे नहीं लेंगे। लेकिन हम कहते हैं रिलेटेड पार्टी में यहां एक एक्सेप्शन आ जाती है कि अगर ये रिलेटेड पार्टी बने हैं सोलली, मतलब सिर्फ इस वजह से ये रिलेटेड पार्टी बने हैं सोलली, किस वजह से, कन्वर्ट हुआ है। क्या कन्वर्ट हुआ है, देखिए या तो डेट कहें या कोई भी इसी तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स किस में कन्वर्ट हुए हैं, ये कन्वर्ट हुए हैं इक्विटी शेयर्स में। तो अगर रिलेटेड पार्टी सिर्फ इस वजह से बनता है या फिर कोई ट्रांजैक्शन क्या हुई है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है जो भी प्रेस्क्राइब कोई हो सरकार की तरफ से रेगुलेशंस के द्वारा, तो हम इसे रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे। और ये कन्वर्जन हुआ है बिफोर, या यूं कह लीजिए प्रायर टू आपका इंसॉल्वेंसी इनिशिएशन डेट, मतलब जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी थी उससे पहले अगर ऐसा हुआ है तो हम आपको एक्सेप्शन यहां पे दे देंगे। लेकिन अब समस्या क्या हो जाती है, समस्या ये हो जाती है कि हो सकता है फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही नहीं। फाइनेंशियल क्रेडिटर या तो क्या है, नहीं है, या यूं कह सकते हैं वो सारे के सारे क्या है, रिलेटेड पार्टी हैं। तो अब क्या करें, तो यहां पे रेगुलेशन नंबर 16 लगती है, अभी भी रेगुलेशंस 2016 की, जो ये कहती है हम क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे भैया यहां पे 3 बातें, 18 1 दैट मीन्स टोटल 20 लोग ले लेंगे कमेटी में। 18 कौन होंगे, ओसी होंगे, कौन से होंगे, जो लार्जेस्ट इन वैल्यू है उनके पैसे के हिसाब से। 18 से कम है तो सारे के सारे आ जाएंगे। एक रिप्रेजेंटेटिव देख ली कर्मचारियों का, वर्कमैन का, एक रिप्रेजेंटेटिव किसका, ई फॉर एम्प्लॉइज का, शॉर्ट में ही लिख रहा हूं वर्कमैन, राइट, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, ऑफिस में करते हैं। इस तरह से 20 लोग हो जाएंगे। देन ये सीओसी बन गई, सीओसी की मीटिंग में ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं, तो इसलिए वोटिंग राइट महत्वपूर्ण चीज है। वोटिंग राइट हम हर फाइनेंशियल क्रेडिटर का देखते हैं जितना उसका फाइनेंशियल डेट है। तो हो सकता है कि सिचुएशन क्या रही हो, कोई कंसोर्टियम फंडिंग रही हो, जिसका मतलब होता है बैंकों के एक समूह ने, ग्रुप ने मिलके फंडिंग करी है। तो प्रश्न ये है हर बैंक का, हर फाइनेंशियल क्रेडिटर का वोटिंग राइट कैसे तय हो, तो बहुत ही सिंपल आंसर है, उसका वोटिंग राइट जो तय होगा जितना उसने लोन दिया है। जैसे 3 बैंकों ने 500, 300, 200 करोड़ दिया है तो 5:3:2 में उनका वोटिंग राइट हो जाएगा। अगला पॉइंट बनता यह है कि आप फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ साथ ऑपरेशनल क्रेडिटर भी हैं। तो ध्यान दीजिए हमने सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर ही लेना है, तो सिर्फ जितना आपका पैसा फाइनेंशियल डेट के रूप में बनता है बस उसी के हिसाब से आपके वोटिंग राइट तय किए जाएंगे। अगला ये है, मान लीजिए आप ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं, तो आपका जो ऑपरेशनल डेट था ये आपने किसी को बेच दिया, असाइन कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। प्रश्न, क्या जिसने खरीदा वो फाइनेंशियल क्रेडिटर बनेगा? द आंसर इज नो। तो वो जो असाइनी है, जो बायर है, वो ऑपरेशनल क्रेडिटर ही कहलाएगा और वो सीओसी में नहीं आएगा। देन देखिए, अगर जैसे डिबेंचर होते हैं, डेट सिक्योरिटीज होती हैं, डिपॉजिट्स वगैरह होते हैं, तो उनमें क्या होता है, एक ट्रस्टी पहले से ही अपॉइंट किया जाता है। तो ट्रस्टी होता है जैसे कोई भी डेट सिक्योरिटीज, डिबेंचर कह लें, डिपॉजिट वगैरह में कह लें। तो इसमें क्योंकि पहले से ही आपका ट्रस्टी अपॉइंटेड है, दरअसल ये 21 सबसेक्शन 6 के अंदर है, तो ये ट्रस्टी ही क्या होगा, ये एक तरह से ये आपका रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। कहां पे? सीओसी की मीटिंग में। लेकिन यहां पे आपको राइट दिया गया है, जरूरी नहीं आप इसे खुद ये ही बने, यही आपकी तरफ से जाए, आप खुद भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, या आप अपना इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपनी कॉस्ट पे
किसी भी आदमी को अपॉइंट कर सकते हैं जो आईपी है, तो इस तरह से आप उसे भेज सकते हैं मीटिंग में। देन यहां पे बात आती है ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, जिसका हल्का सा जिक्र मैंने सेक्शन 7 में भी किया था कि अगर ये रिप्रेजेंटेटिव जो है ये सिक्योरिटीज कह लीजिए या डिपॉजिट्स वगैरह से रिलेटेड है, डिपॉजिट्स जिसके ऊपर आप इंटर में कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं सेक्शन 73 से लेकर 76E के अंदर, चैप्टर नंबर 5 के अंदर, या कोई क्लास ऑफ क्रेडिटर हैं जो स्पेसिफाइड है, राइट, या आपका गार्डियन, एग्जीक्यूटर, या जैसे वर्ड मैंने इस्तेमाल किया था एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह, ये आपके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो सिक्योरिटीज के केस में नेचुरल है, जैसे हमने ऊपर भी बात कर दी, तो वो डेफिनेटली ट्रस्टी होगा। देन अगर कोई क्लास ऑफ क्रेडिटर है तो यहां क्या होगा, यहां थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये आती है कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो नॉमिनेट करेगा, और नॉमिनेट करने के लिए उसे क्या करना है, 3 नाम देने हैं। 3 नाम आप देंगे, ये IRP है वर्ड, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, देखिएगा IRP नॉमिनेट करेगा, और वो 3 नाम देगा किसका, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का। और ये 3 नाम कहां से होंगे, ये 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होने चाहिए उस राज्य के या यूटी के जहां पे कॉर्पोरेट डेटर बेस्ड है, और अगर वहां पे नहीं 3 मिलते हैं तो नियर बाय इलाके के आप नॉमिनेट करेंगे, और फिर क्या होगा, NCLT कह लीजिए, वो उसे अपॉइंट कर देगी, और इनकी रेम्युनरेशन वगैरह भी इनकी डीड में ये वो सब कुछ वो भी तय किया जाएगा। या आप अपना गार्जियन वगैरह ये अपॉइंट कर सकते हैं, साथ में इनकी देखिए यहाँ पे रेम्युनरेशन का मैंने बता दिया, तो ट्रस्टी वगैरह है तो ट्रस्ट डीड में पहले से ही होता है। देन जैसे मैंने बात करी है वोटिंग राइट की, तो हमने डेफिनेशन की भी बात करी थी 528 में, तो देखिए वोटिंग राइट जो है वो हर एक का, मतलब हर एक सिंगल FC का होता है, और ये बेस्ड होता है किसके ऊपर, उसके जितना उसने फाइनेंशियल क्या दिया, डेट दिया, जो हम 5-8 के अंदर पढ़ के आते हैं। देन यहाँ पे सेक्शन 21 एक महत्वपूर्ण बात ये भी किया जाता है, COC की मीटिंग में जो डिसीजन लिए जाएंगे वो कम से कम लिए जाएंगे 51% VR के साथ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहां नहीं आपने भूलनी, 21 ही कहता है कम से कम ये होना चाहिए सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर किसी सेक्शन में साफ लिखा है तो उतने ही वोटिंग राइट होंगे, तो मैंने मोटा मोटा पहले ही बता दिया। चाहे आप दोबारा ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सेक्शन 12A में जब विड्रॉल की बात थी 90% है, बाकी जो बैलेंसिंग फिगर है हर जगह आप देखोगे 66% से ये निर्णय लिया जाता है। और ये वोटिंग राइट ये वो सब कुछ ना अबीबी का काम होता है, बोर्ड ही ये तरीका कह लीजिए, मैनर किस तरह से वोट डलेगी या वोटिंग राइट कैसे डिटरमिन किए जाएंगे, ये बोर्ड बताता है, कोई लिखना ऐसा जरूरी नहीं है, बट फिर भी मैं कोट कर रहा हूं। देन देखिए सेक्शन 22 आता है, 22 कहता है COC की आपने क्या करवानी है, मीटिंग करवानी है। तो मीटिंग जो करवानी है, ये पहली मीटिंग जो आपने करवानी होती है IRP करवाता है, और ये 7 दिन के अंदर अंदर करवानी होती है। तो पहली मीटिंग IRP करवाएगा एंड 7 डेज के भीतर भीतर आप करवाएगा, जैसे ही आपने COC क्या कर दी है, बना दी है। अब इस COC का विशेष कार्य यहां पे क्या है, COC ने क्या करना है, 2 चीजें करनी है। आपने RP दरअसल अपॉइंट करना है। आप कैसे अपॉइंट करेंगे, या तो क्या करें IRP को ही बना दें, या उसकी जगह किसी और को ले आए, या तो IRP को ही क्या कर दें, कंफर्म कर दें, या उसे क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। और रिप्लेस करेंगे तो जैसे 3 टायर सिस्टम मैंने बताया था सेक्शन नंबर 16 के अंदर, NCLT अभी भी 10 दिन फिर NCLT अपॉइंट कर देगी। और COC देखिए जब ये डिसीजन लेगा तो स्वाभाविक है 66% वोटिंग शेयर कहें वोटिंग राइट के साथ ही ये कार्य करेगा। इसके बाद हम यहां पे सेक्शन 24 का जिक्र करेंगे, 23 नहीं ले रहे हैं। तो 24 क्योंकि बात मीटिंग के कई मुद्दों पे करता है, ये जो COC की मीटिंग है, इस मीटिंग से रिलेटेड इश्यूज कह लीजिए। कोई भी आप मीटिंग करवाते हैं तो देखिए नोटिस होता है, quorum होता है, वोटिंग होता है, तो ये सारे रिलेटेड चीजें हैं। तो पहली बात, अटेंड कौन करेगा, नेचुरल सी बात है फाइनेंशियल क्रेडिटर ही करेंगे, लेकिन आंसर ऐसा नहीं है।
देखिए फाइनेंशियल क्रेडिटर को तो नोटिस दिया जाएगा, वो आएगा, चाहे उसका क्या आ सकता है ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव आए, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन साथ में जो पुराना जो बोर्ड था, सस्पेंडेड बोर्ड कहें या एलएलपी है तो उसकी गवर्निंग बॉडी कह लें, उनको भी ये नोटिस दिया जाता है कि वो लोग भी आ सकते हैं। प्लस इंटरेस्टिंग चीज ये है, ऑपरेशनल क्रेडिटर मीटिंग का नॉर्मली हिस्सा नहीं होते जब तक फाइनेंशियल क्रेडिटर है, लेकिन ओसी भी आ सकते हैं। लेकिन उनके लिए महत्वपूर्ण कंडीशन ये है, इफ अगर उनका जो शेयर बनता है ऑपरेशनल डेट का वो कम से कम हो 10%, और 10% किसका, टोटल डेट का। टोटल यहां पे पक्का ध्यान रखें क्योंकि वर्ड डेट इस्तेमाल किया गया है, और डेट का मतलब होता है एफडी प्लस ओडी, ऑपरेशनल डेट प्लस फाइनेंशियल डेट, दोनों को ऐड करके 10% देखना है, तो ही ये लोग मीटिंग में आ सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात यहां पे ध्यान रहे, ये जो दोनों लोग हैं आ सकते हैं अटेंड, बट नो वीआर, मतलब इनको वोटिंग राइट कोई नहीं मिलने वाला। आओ आके बस देखो, मूक दर्शक बन के आप बैठ सकते हैं और कुछ नहीं है। और ये मीटिंग जो भी मैनेज करनी है, ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो चुका था तो वही कंडक्ट करेगा। कंडक्ट करने का मतलब ही क्या हो गया, अरे भाई सबसे पहला यही हो गया कि आप नोटिस देंगे, तो नोटिस किसको देंगे ये तो आपको समझ में आ गया, हमने ऊपर लिख ही दिया है कि ये 3 लोग बुलाएंगे तो आप इनको नोटिस देंगे। तो नोटिस से रिलेटेड मैं यहां पे कोट कर देता हूं रेगुलेशन नंबर 19, अभी भी रेगुलेशन 2016 की, जो ये कहती है कि नोटिस जो होता है वो राइटिंग में देना है, और कम से कम जो उसका टाइम होना चाहिए वो मिनिमम आप 5 दिन का नोटिस पक्का दें, मतलब 5 दिन का अगले पास समय हो, तैयारी करे, टिकट विकेट बुक करवाए, आ सके। और क्या शॉर्ट नोटिस नहीं दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। शॉर्ट नोटिस देंगे वो होना चाहिए कम से कम 1 दिन का या 24 घंटा कह लीजिए। अगर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव वगैरह हैं उनके, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और मीटिंग में समस्या आती है कॉरम की। कॉरम कितना होना चाहिए? तो कॉरम होना चाहिए उतने क्रेडिटर्स जिनके पास कम से कम 33%, यहां पे गलती कर देते हैं स्टूडेंट, 1/3 मत लीजिएगा, जिनके पास कम से कम 33% वोटिंग राइट हो। सो 1/3 नहीं है, 1/3 33.33 हो जाता है, तो 33% आपने वोटिंग राइट होने चाहिए। आप चाहे देखिए मीटिंग अटेंड करते हैं, खुद आइए, और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस कह सकते हैं, जिसका मतलब हो गया ऑडियो वीडियो मींस के थ्रू आप आ सकते हैं। अब कॉरम नहीं है तो स्वाभाविक है क्या होगा, एडजर्नमेंट लग जाएगी। इसका मतलब है मीटिंग आगे डेफर हो जाएगी। तो डेफर कहां पे होगी? एडजर्नमेंट अगर होता है कॉरम की वजह से तो वो होगा अगले दिन, अगला हफ्ता नहीं होगा। या आंसर है नेक्स्ट डे, और क्या रहने वाला है? सेम टाइम एंड प्लेस, वो सब कुछ सेम रहने वाला है। और कोई भी अगर फ्यूचर में कोई मीटिंग करनी हो तो फ्यूचर मीटिंग के लिए आप कॉरम जो है सीओसी पहले से ही डिसाइड भी कर सकती है, कुछ और परसेंटेज भी आप तय कर सकते हैं 33% की बजाय। तो इसके बाद आपको यह पता होना चाहिए, हमारा अगला प्रश्न जो स्टार्ट होता है वो होता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के ऊपर, आरपी के ऊपर। सो मैं अभी तक अपने पहले पेज में हूं। इवन आप मुझसे चाहेंगे तो मैं ये आपको पीडीएफ भी इसका दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी ये लेक्चर देखे मेरा ये है फोन नंबर, राइट। तो अगर आप भूल भी जाएं, कोई भी ये लेक्चर बच्चा देख रहा हो, तो इस पे आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे। आई विल प्रोवाइड जस्ट प्योरली 1 पेज कवरिंग एवरीथिंग मैन, एंड इट्स अ रजिस्टर पेज A4 साइज। नाउ तो ऐसे ही सेड हमारा अगला प्रश्न बन जाता आरपी के ऊपर, दैट इज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आ चुका है, जिसके ऊपर आपने इससे पहले भी देखा सेक्शन 24 में मीटिंग वगैरह कंडक्ट करना उसी का कार्य था। सो आरपी, तो आरपी के ऊपर पता ये होना चाहिए भैया, ऑलरेडी एक तो देखिए सेक्शन पेंडिंग था, 23 आएगा, राइट। 24 हम ऑलरेडी उसके ऊपर मीटिंग वाले के ऊपर कर चुके हैं। इसके बाद अगर मैं मोटा मोटा सिंपल कहूं तो बहुत आसान तरीका ये रहेगा कि आप कह सकते हैं 25 से लेकर के 31 तक, 32 तक ये चैप्टर है, इसका जिक्र आता रहेगा। लेकिन नो डाउट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, क्योंकि देखिए प्रोफेशनल के बाद
हमारा एक प्रश्न और बनने वाला है जिसको आप शॉर्ट में फिर से आरपी ही कहते हैं। दरअसल उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब है रेजोल्यूशन प्लान। तो रेजोल्यूशन प्लान के ऊपर अगर मैं बात करूं, क्योंकि यही रिलेटेड सेक्शन वहां जाने वाले हैं, तो वहां कह लीजिए 29 से लेकर के कहानी जाएगी 32 तक, तो थोड़ा ओवरलैपिंग है। तो दो चीजें पता होनी चाहिए। देखिए, हम इसकी डेफिनेशन स्वाभाविक है पहले ही पढ़ के आ चुके हैं रिवीजन 5-27 के अंदर, राइट, और प्लान आपका था 26 के अंदर। तो आइए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल स्टार्ट करते हैं। तो हमें रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के फिर क्या दिखेंगे, आईआरपी वाले ही फंक्शंस दिखने वाले हैं, कोई रॉकेट साइंस या कुछ और दिखने वाला नहीं है। तो सबसे पहले सेक्शन 23 क्या कहता है, 23 बहुत सिंपल कहता है कि भैया आरपी आया आईआरपी की जगह पे, तो क्या करे, आईआरपी हैंड ओवर कर दे सारे के सारे जो उसके पास कागज पड़े हैं, डॉक्यूमेंट्स कह लीजिए, इंफॉर्मेशन कह लीजिए, किसको, आरपी को हैंड ओवर कर दे, वो जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। तो नंबर 2, इसी को और इसकी जो पावर्स वगैरह होंगी वही सेम कॉपी पेस्ट आईआरपी वाली मेरी सी पावर्स जो हम सेक्शन 17 में पढ़ाए थे, सेम वे, मतलब यही अब क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा सीआईआरपी वगैरह को, यही इसका मेन 23 में कह लीजिए हम फंक्शन की बात करें, बट कुछ हमने यहां पे नया नहीं है सच देखा। देन सेक्शन 25 में अगर हम जाते हैं तो हमें इसकी नजर आती हैं ड्यूटीज, जिसके लिए मैं आपको एक कोड की बना के दे रहा हूं। तो कोड की है मेरी तरफ से, आपने बनना है बेटा जी FCA, आप पक्का बने। देन तो FCA मैं, मतलब M नाम से हम एक पॉइंट बना देंगे, FCA मैं बनूंगा। बनने के लिए बेटा आपको क्या बनाना पड़ेगा, अपने जीवन में एक प्लान तो बनाइए ना। तो इस तरह से एक कोड की मैंने बना दी है। तो एफ से पॉइंट है, देखिए गोइंग कंसर्न बेसिस पे कंपनी को चलाना है तो फाइनेंस तो चाहिए, तो इंटरिम फाइनेंस आप रेज कर सकते हैं सीओसी से पूछ के, मतलब इस पॉइंट के ऊपर दरअसल सेक्शन 28 में ओवरलैपिंग है तो वहां देखना चाहिए। देन क्रेडिटर्स की देखिए बात थी, तो आपने क्रेडिटर्स का क्लेम जो है वो पहले आईआरपी ने ही बना दिया था, लेकिन आपको यहां विशेष रूप से क्या करना है, उसे अपडेट करना है। देन सारे के सारे वही एसेट्स क्या है, आप ही ने प्रोटेक्ट, प्रिजर्व वगैरह कह लीजिए, हर जगह हमने ही पढ़ा, कंट्रोल, मैनेजमेंट, ये सब कुछ अब आपके ही हाथ में है, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। एंड मैं से रिलेटेड पॉइंट क्या आएगा, ये हम सेक्शन 29 में देखेंगे, एक मेमोरेंडम इंफॉर्मेशन, दरअसल उसको हम कहते आईएम है, पहले वर्ड आता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ये हम देखेंगे भैया सेक्शन 29 के अंदर इसे तैयार करके देना है। देन प्लान से क्या आएगा, यहां पी से कई पॉइंट हम बना सकते हैं। देखिए पी से पहली बात तो ये आ जाती है कि आप प्रोफेशनल्स जितने भी चाहिए आप अपॉइंट कर सकते हैं। वैसे आपने ये चीज देखी थी सेक्शन 20 के अंदर भी, जो आईआरपी की पावर थी, लीगल अकाउंटेंट जो आपको चाहिए। देन आपने प्लान बनाना है, तो पी से प्लान बनाना है, तो प्लान बनाने के लिए ये आपने नहीं बनाना है, इसके लिए आपने इनवाइट करना है प्रोस्पेक्टिव जो प्लान बना के दे सकते हैं, और उन्हें कहते हैं हम रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। इसके ऊपर एग्जैक्टली क्योंकि आप ये रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स की डेफिनेशन देखते हो 5-25 के अंदर, तो दरअसल ये अगर कहूं टेक्निकली ये सेक्शन 25(2) एंड क्लॉज नंबर H है, आपने उनको इनवाइट करना है। देन पी से ही, क्योंकि यहां से पी से मैं 3 पॉइंट बना रहा हूं, एक प्रोफेशनल हो गया, एक प्लान हो गया, तीसरा ये है अगर कुछ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह हुई हैं, ये 4 ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे भी, फ्रॉडुलेंट वगैरह, एक्सटॉर्शनेट, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस वगैरह हुई हैं अगर, दरअसल इसके ऊपर हम पढ़ते हैं सेक्शन 43 से लेके 41 से रिलेटेड। तो इस तरह की अगर कुछ गलत देखिए अगर ट्रांजैक्शंस वगैरह हुई हैं तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, तो एक सेक्शन 26 इसी के ऊपर आ जाता है दरअसल। तो 26 ये कहता है कि इस तरह की ट्रांजैक्शंस ना हो तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को इससे रिलेटेड अगर उसने कोई एप्लीकेशन दे दी है, स्वाभाविक है किसको दी होगी, एनसीएलटी को दी होगी, तो कहता अगर आपने इसको अवॉइड करने के लिए ऐसी ट्रांजैक्शंस ना हो या हुई हैं तो आपने एप्लीकेशन देनी है। प्रश्न ये है क्या सीआईआरपी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, तो लॉ कहता है 26 में नो इफेक्ट
ऑन CIRP, वो एज इट इज चलती रहेगी क्योंकि हमने कंपनी को बचाना है, छोटी छोटी बातों पे काम रोकना नहीं है। देन सेक्शन नंबर देखिए 27 में आ जाता है, हम आरपी को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। मैंने पहले बोल दिया था इसका आंसर सेम सेक्शन 16 वाला है। तो आप इसको रिप्लेस जब कर रहे हो तो रिप्लेसमेंट की पावर सीओसी के पास होगी, और सीओसी की मीटिंग मैंने बता दी थी, सिर्फ विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन छोड़ दें, वहां पे 90% चाहिए वरना 66% वोटिंग शेयर के साथ। तो सीओसी की मीटिंग में ये रिप्लेस होगा, सेम वही चीज 66% वोटिंग राइट के साथ, और आपने उसको वही आंसर है 3 टायर जो हमने कहां पढ़ा, सेक्शन नंबर 16 में पढ़ा, कॉपी पेस्ट 16, 22 एंड 27 के अंदर यही आ रहा है। देन सेक्शन नंबर 28 फिर से देखिए ड्यूटीज की बात करता है इसकी, लेकिन यहां क्या है, ये कार्य आप सीओसी से पूछ के ही करेंगे। तो हम इसे यूं चाहे ड्यूटी वर्ड लिखिए आप, फंक्शंस आरपी के हैं लेकिन आफ्टर, इसका मतलब है पहले जाओ सीओसी से अप्रूवल लेके आओ तो ही ये कार्य आप कर पाओगे। तो देखिए जब दोबारा फिर से सीओसी की अप्रूवल लेनी है तो स्वाभाविक है 66% वोटिंग राइट के साथ वो अपनी मीटिंग में इसे अप्रूव करेंगे। और अगर आप इनसे अप्रूवल नहीं लेंगे, अगर आपने अप्रूवल नहीं ली है तो स्वाभाविक है वो कार्य आपके क्या कहलाएंगे, एज गुड एज नथिंग, क्योंकि आपकी पावर नहीं है, क्योंकि आपने अप्रूवल नहीं लिए। साथ में आपकी रिपोर्टिंग देखिए, एक रिपोर्ट बना के दी जाएगी अबीबी को, ताकि वो डाटा में चढ़ाई जा सके और आपको आज के बाद जो आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कोई आपको अपॉइंट ना करे। प्रश्न ये है यहां पे आपके कौन से फंक्शन है। अगेन मैंने एक कोड की आपके लिए बनाई है कि भाई FIR करवा दी है हमने, तो F से हम 2 पॉइंट लेंगे। FIR करवा दी है हमने, किसके पास करवा दी है, DC साहब के पास, डिप्टी कलेक्टर साहब के पास। जहां C से हम काफी पॉइंट लेंगे, D में भी कई पॉइंट है, तो यहां पे हम 4 के करीब पॉइंट बना सकते हैं। तो जैसे F से रिलेटेड हमने पहले ही बात कर ली थी, इंटरिम फाइनेंस रेज करना, जिसमें 25 में भी हम बात करके आए हैं। तो एक तो ये हो गया, इंटरिम फाइनेंस आप क्या करें, रेज करें सीओसी से पूछ के। कहने का मतलब है सीओसी ने आपको एक लिमिट दी होगी, वो लिमिट को आप क्या करना चाहते हैं। जैसे सीओसी ने कहा 10 करोड़ रुपए उठा लो, लेकिन आपको 15 करोड़ चाहिए, तो लिमिट रेज कर रहे हो तो सीओसी से पूछो। देन F से ही है, कोई आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसका मतलब है बैंक की बात कर रहे हैं, आपने कोई डेबिट ट्रांजैक्शन करनी है, कहने का मतलब वहां से पैसे निकलवाने हैं। अगेन पॉइंट क्या है, कोई लिमिट सीओसी ने बताई होगी, उससे ज्यादा निकलवाना चाहते हो तो दोबारा से सीओसी से पूछो। आई से पॉइंट आता है कि अगर कोई एसेट आपने गिरवी रखना है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जिसकी डेफिनेशन 331 में पढ़ के आए हैं हम, सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट आप करना चाहते हैं तो सीओसी से पहले पूछो, क्योंकि आप एसेट गिरवी रख रहे हो। आर से हो गया, अगर आप आरपीटी कर रहे हो, आप पूरा लिख सकते हो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हो, रिलेटेड पार्टी 524 में जो पढ़ा था उसके साथ कर रहे हो, पूछो। डी से हो गया जी, आप डिस्पोजल करना चाह रहे हैं, आप बेच रहे हैं क्या शेयर्स वगैरह, किसके, ऑफ शेयर होल्डर, तो भैया आप पूछिए। देन डी से ही हो गया, अगर आरपी ने अपनी कोई पावर जो है डेलीगेट करनी है, तो आप तो ऑलरेडी डेलीगेटी हो, एजेंट हो, आप आगे किसी को नहीं दे सकते हो, तो पहले पूछो। सी से एज आई सेड कई पॉइंट है, तो सी से पहली बात, सी का मतलब है अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं, चेंज। अब चेंज आप किस में करना चाहते हैं, देखिए ऑनरशिप इंटरेस्ट में, ऑनरशिप में बदलाव करना चाहते हैं, या यूं कह लीजिए कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर में। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, आप कोई नया इश्यू लाना चाहते हैं, या बायबैक कह लीजिए करना चाहते हैं, या रिडम्पशन करना चाहते हैं डेट का, प्रेफरेंस शेयर्स का, तो आप पूछिए। देन आप कंपनी के अपना डॉक्यूमेंट्स में बदलाव लाना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं मेमोरेंडम, आर्टिकल्स वगैरह, या 5-4 में हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट, उसमें आप चेंज लाना चाहते हैं, तो आप पूछिए भाई इनसे। देन आप कंपनी के कह लीजिए ऑडिटर्स कह लें, पर्सोनल कह लें, एम्प्लॉय कह लें, मैनेजमेंट कह लें, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आप बदलाव लाना चाहते हैं आपको पहले पूछना पड़ेगा। तो ये हो गया जी हमारा सेक्शन नंबर यहां के 28। अब क्योंकि आप आरपी बन रहे हैं, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में भी बताया गया है। और एलिजिबिलिटी के ऊपर देखिए सेक्शन नहीं है, दरअसल यहां पे रेगुलेशन नंबर 3 आती है, अभी भी रेगुलेशन 2016 की।
तो ये कहती है कि जब आप आरपी बन रहे हैं, देखिए आप क्या हो सकते हैं, ही का मतलब है इंडिविजुअल की बात करें, या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी, या कोई एंटिटी हो सकते हैं, लेकिन उस एंटिटी के सारे डायरेक्टर्स, सारे के सारे, या पार्टनर्स, कंपनी है तो डायरेक्टर्स, एलएलपी वगैरह है तो कह लीजिए पार्टनर्स, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, कहता आप सारे के सारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो मैं बहुत ही आसान भाषा में यहां लिख के बता देता हूं कि एलिजिबिलिटी के लिए क्या कंडीशंस है। मैं कहूंगा 4 पॉइंट मोटा मोटा याद रख लीजिए। पहली बात, आप क्या होने चाहिए, इस तरह से कह लीजिए, आप कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर उसका एक सेक्शन आता है 149(6) के अंदर, और वहां हम पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने की कंडीशंस, वो आप सारी की सारी कंप्लायंस करें। नंबर 2, आप रिलेटेड पार्टी नहीं होने चाहिए। नंबर 3, इसके अंदर हम 2 पॉइंट बना सकते हैं। नॉट, आप नहीं हैं, इसे मैं शॉर्ट में कहता हूं ईपीपी। व्हाट इज ईपीपी, आप पूरा लिख सकते हैं। ई से मैं कहता हूं जी इंप्लॉय, पी से मैं कहता हूं प्रोप्राइटर, पी से मैं कहता हूं पार्टनर। आप ईपीपी नहीं हैं। कब नहीं है? इन लास्ट 3 FY में, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में आप ईपीपी नहीं है। कहां पे? यहां पे 2 फर्म की बात की गई है। एक जो फर्म है वो है अपनी अकाउंट्स फील्ड से रिलेटेड, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली ऑडिटर कह लीजिए, सेक्रेटेरियल ऑडिटर या कॉस्ट ऑडिटर वाली फर्म, और दूसरी है अगर कोई लीगल या कंसल्टेंसी फर्म वगैरह है, तो उसमें क्या होगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो इसलिए कहता आप वहां पे नहीं होने चाहिए। लेकिन इस लीगल फर्म में स्टिल आप हो सकते हैं, एक लिमिट दी गई है कि अगर इसके साथ ट्रांजैक्शन जो भी आप हुई हैं या फर्म ने जो करी है, अगर ये 5% तक है उसकी टर्नओवर, मतलब उसकी टर्नओवर कॉर्पोरेट डेटर के साथ अगर 5% तक है तो कोई टेंशन नहीं, इंप्लॉय, प्रोप्राइटर, पार्टनर आपके यहां पे आके आरपी बन सकता है। देन देखिए आईआरपी हो, आरपी हो, और जब भी आप इन्हें अपॉइंट करते हैं तो देखिए इनका रिटर्न कंसेंट चाहिए होता है, और उसके लिए फॉर्म का मैं जिक्र कर दूं तो फॉर्म एक है AA, आप रिटर्न कंसेंट लीजिए। क्योंकि इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए तो इनको एक डिस्क्लोजर भी देना है उससे रिलेटेड, और वो उनके कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक होगा। देन बात ये भी की गई है कि अगर ये जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी है तो उसका कोई भी एनी अदर कह लीजिए, पार्टनर कहें, डायरेक्टर कहें, डी डायरेक्टर, पी फॉर पार्टनर, इफ रिप्रेजेंटिंग, अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है एनी स्टेक होल्डर, किसी भी स्टेक होल्डर को, किसका? ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, तो क्या होगा? टू सीज, टू होल्ड ऑफिस, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो इसके साथ देखिए हमारा ये प्रोफेशनल समाप्त होता है। थोड़ा सा मैं अपने स्पेस की बात करूं, लिखते लिखते थोड़ा मेरा भी देखिए पेज टेढ़ा हो जाता है, तो बट स्टिल आई एम हैविंग सम स्पेस ओवर हियर विद रिगार्ड टू द रेजोल्यूशन प्लान एंड लेकिन मैं इसे पूरा ढंग से नहीं लिख पाऊंगा, सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पेज डिस्पाइट द फैक्ट आई एम हैविंग सम स्पेस ओवर दिस। अगर मैं पूरा यूज करता तो डेफिनेटली मैं एक पेज में इसे लिख के ही आपको देता। देखिए पॉइंट क्या आता है अगला, तो प्लान के ऊपर हम बात करेंगे, रेजोल्यूशन प्लान। मैं इसे कहूंगा आप इसे बहुत आसान भाषा में बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसे कहूंगा आप चीज को लेके चलिए 4 टायर में। अगर इस तरह से लेके चलेंगे, सेक्शन मैंने ऊपर कोट कर भी दिए थे आपको कि हम सेक्शन 29 से, दोबारा लिख देता हूं, 29 से 32 की तरफ जा रहे हैं, तो बड़े प्यार से ये सेक्शन मैनेज आपके हो जाएंगे। तो सबसे पहले 4 टायर है, तो पहला टायर यही कहता है कि भाई साहब 29 के अंदर एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रिपेयर किया जाएगा, जिसकी हमने डेफिनेशन 5-10 के अंदर पढ़ी भी थी। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रिपेयर करेगा, कौन प्रिपेयर करेगा? नेचुरल है, बाय आरपी, वो तैयार करके देगा। ये प्रिपेयर करके आपने देना है, किसको देना है? आपने ये देना है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को, प्रपोज्ड रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो प्लान बना के देगा, क्योंकि आपने तो सिर्फ उसको इंफॉर्मेशन बना के दी है। अब इस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर है क्या?
इसके अंदर है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया? अरे भैया सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कह लीजिए, जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनसे रिलेटेड डिटेल कह लीजिए, या इसके अलावा जो अभी ने कुछ और बताया है, ये सब हैं किसकी हैं? नेचुरल है, कॉर्पोरेट डेटर के से रिलेटेड है। ये आपने इंफॉर्मेशन दे दी है, साथ में आपने प्रिपेयर करके देना है, साथ में इस रेलिवेंट इंफॉर्मेशन का एक्सेस देना है, चाहे वो खुद ब खुद ले लें या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से ले लें, या आप एक्सेस दीजिए। बस इतना एक ध्यान रखें, जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है उसको, एप्लीकेंट को एक चीज का ध्यान रखना है, वो जो इंफॉर्मेशन है उसका मिसयूज ना करे। नो मिसयूज कहने का मतलब है उसके पास ये इंफॉर्मेशन हाथ में लगी है तो वो उसका कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करे, कोई उसके साथ इनसाइडर ट्रेडिंग करने की कोशिश ना करे, वरना सेबी एक्ट आपके ऊपर लग जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आरपी ने बनाया, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को दे दिया। अब क्या होगा? सेक्शन 30 के अंदर अगर हम देखते हैं तो आपने सबमिट करना है ये प्लान, देन इस प्लान को किया जाएगा एग्जामिन, देन सीओसी इसे क्या करेगा? अप्रूव करेगा। तो ये है कहानी। तो देखिए, आपने सबमिट करना है, किसको करेंगे आप? टू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को करेंगे। कौन करेगा? वो अंडरस्टूड है, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बना करके ये प्लान इसको दे देगा। अब एग्जामिन कौन कर रहा है? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इसे एग्जामिन करेगा। एग्जामिन में आपने ध्यान क्या रखना है? ये है महत्वपूर्ण चीजें। एज टू क्या देखेंगे आप? देखिए, आपने यहां पे मेन चीज जो देखनी है वो ये देखनी है कि भाई किसी के साथ भी कुछ गलत ना हो। मतलब प्लान में आप सबसे पहले ये देखें कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट, ये ना भूलें, जिसकी डेफिनेशन हम 5.13 के अंदर पढ़ के आते हैं, ये प्रोवाइड की गई है कि हाँ जी, उनको हम प्रायोरिटी में, जैसे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की रेमुनरेशन वगैरह हो गया, जो भी खर्चों में है वो सबसे पहले दिए जाएं। नंबर 2, अगर आपके ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं। नंबर 3, डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर, मतलब जो इस प्लान के अगेंस्ट हैं। आपने ध्यान में रखना है इनको भी पैसा जो मिले इन प्रायोरिटी मिले, और किसके हिसाब से मिले? सेक्शन 53 एग्जैक्टली कहूं, सब सेक्शन 1 के हिसाब से, चाहे कंपनी लिक्विडेशन में जाती है या नहीं जाती है, जो पैसा वहां बनता है कम से कम इनको उतना पैसा मिलना चाहिए। देन आपने क्या देखें? आपने देखिए मैनेजमेंट करनी है, आपने इस प्लान का इंप्लीमेंटेशन करना है। तो ये सब कुछ कार्य आपका है, आप प्रोफेशनल हो, आप इन सब चीजों को, प्लान को देखो। देयर आफ्टर क्या चीज आती है? सीओसी इसे अप्रूव करेगी। तो अप्रूव करने के लिए मैंने पहले बता दिया था, 66% वोटिंग राइट के साथ आप इसे अप्रूव करेंगे। और आपकी इस मीटिंग में देखिए, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो है वो भी अटेंड कर सकता है, वो भी आ सकता है, लेकिन उसको कोई क्या नहीं मिलेगा? नो वीआर, उसे कोई वोटिंग राइट मिलने वाला नहीं है। और अगर ये रेजोल्यूशन एप्लीकेंट 29A, क्योंकि हम ए पढ़ेंगे इसके ऊपर, क्लॉज सी में आता है, तो ये उसको 30 दिन का एक टाइम भी दे सकते हैं कि भैया पेमेंट करके आप इधर आ सकते हो। अब मीटिंग में जब आप अप्रूव कर रहे हैं तो समस्या ये हो सकती है, जो ये प्लान है, देखिए प्लान यहां पे मैं एक रेगुलेशन कोट कर देता हूं, रेगुलेशन नंबर 39 इस पे डील करती है कि प्लान में समस्या क्या हो सकती है। प्लान हो सकता है एक हो या एक से ज्यादा हो, सो 1 और मोर देन 1। देखिए, अगर प्लान एक है तो बात ही खत्म हो गई। सीओसी ने अपनी मीटिंग में जो भी एक प्लान आया है, बस ये ध्यान दो 66% वोटिंग राइट पक्का चाहिए, हो गया अप्रूव, कहानी खत्म। लेकिन एक से ज्यादा है तो आप क्या देखो, हाईएस्ट वोटिंग शेयर जरूर देखो जिस प्लान के निकल के आते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए बट 66% का कंप्लायंस तो आपने करना ही करना है, उनमें से सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन एक सिचुएशन ये भी निकल के आ सकती है, इफ नॉट अप्रूव्ड, मान लो अगर अप्रूव नहीं होता तो आप क्या करो, एक टाइमलाइन का जरूर आप फॉलो अप करें और नेक्स्ट क्या बुला लें, मीटिंग बुला लें। तो अगली मीटिंग में आपको उसका अप्रूवल वगैरह करना है। नाउ यहां पे जैसे ये प्लान अप्रूव हो गया, यहां स्टार्ट हो जाता है आपका सेक्शन नंबर 31, और सेक्शन नंबर
31 आकर के क्या कहता है? 31 बहुत ही सिंपल सी ही बात करता है, क्योंकि 31 ने एक ही चीज के ऊपर मेन ध्यान देना है। क्योंकि हमने कहा था ए से ही कहानी स्टार्ट होती है और कहानी ए के ऊपर, दैट मीन्स एनसीएलटी के ऊपर ही आके खत्म होगी। तो ये जो प्लान है ना, ये ए एनसीएलटी अल्टीमेटली यही इसे ठप्पा लगाएगी, या तो देखिए इसे ये रिजेक्ट कर देगी, कहानी हो गई खत्म, कंपनी चली गई कहां? लिक्विडेशन में। या ये इसे क्या करेगी? अप्रूव करेगी। अगर अप्रूव कर दिया तो क्या होगा? तो यहां तो चले गए आप लिक्विडेशन में, बात हो गई खत्म। तो अगर अप्रूव कर दिया एनसीएलटी ने, तो यहां पे दो बातें विशेष रूप से आप ध्यान रखें। ये जो प्लान होगा ये बाइंडिंग होगा, किसके ऊपर होगा? सभी के ऊपर होगा। हिंदी में एक वर्ड कहूं। नंबर 2, इस प्लान के बाद कुछ इसके परिणाम होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो बाइंडिंग होगा किसके ऊपर? कॉर्पोरेट डेटर के ऊपर होगा, सीडी एंड इट्स कौन? चाहे उसके एम्प्लॉय हैं, चाहे उसके मेंबर हैं, चाहे क्रेडिटर हैं, और क्रेडिटर में भी ध्यान दीजिएगा, चाहे वो गवर्नमेंट ड्यूज हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, ऑल कह लीजिए, और चाहे उसके गारंटर हैं, जी फॉर गारंटर, या लास्ट में लिख रहा हूं अदर स्टेक होल्डर्स, कोई भी हो, सबके ऊपर, जैसे मैंने कहा हिंदी में लिख लो, सबके ऊपर ये एप्लीकेबल, ये बाइंडिंग होगा। नाउ गोइंग टू द कॉन्सिक्वेंसेस, दो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस है। एक तो मोराटोरियम जो हुआ था ना, मोराटोरियम जो हम पढ़ के आए थे सेक्शन 14 में, ये हो जाएगा जी समाप्त। नंबर 2, यहां पे देखिए फिर से आरपी का रूल आता है, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, अब वो सारे के सारे कागज उठा करके अबीबी को पकड़ा देगा। तो आपने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो हैंड ओवर कर दें आप अबीबी को, राइट? तो ये आपका मेन काम होता है। क्योंकि प्लान अप्रूव हो गया, एक तीसरी चीज यहां देखने वाली ये भी होती है, हो सकता है किसी एक्ट में, किसी अदर एक्ट में आपको क्या लेनी पड़े? अप्रूवल लेनी पड़े। तो अगर किसी भी एक्ट में आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो ये आपने लेनी है 1 ईयर जिस दिन प्लान अप्रूव हुआ, या जो भी टाइम प्रेस्क्राइब्ड है उस लॉ में। तो विच एवर इज लेटर, आप वो अप्रूवल ले लीजिए। लेकिन अप्रूवल में एक बड़ी चीज है, हम हमेशा मान के चलते हैं, डीम्ड मान लेते हैं। अगर आपको ये लेनी पड़ती है शेयर होल्डर वगैरह से, क्योंकि अब कंपनी के ऊपर शेयर होल्डर का कंट्रोल तो है नहीं, देखिए वो चला गया है किसके पास? सीओसी के पास। साथ में ये जब हम अदर एक्ट की बात करें तो यहां पे एक चीज और कोट की गई है, अगर आप कॉम्पिटिशन एक्ट, ये पेपर 6D में आता है, 2002 है, तो अगर आपने उसके अंदर कोई कॉम्बिनेशन बनाई है उसके सेक्शन 5 में, तो आपने सीसीआई, जो कि वहां का रेगुलेटर है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, उससे अप्रूवल लेनी होती है। अब जब प्लान ये अप्रूव हो गया है, सेक्शन 32 में आकर के इस अप्रूव्ड प्लान को आप चैलेंज कर सकते हैं, जिसका मतलब हो गया आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? एक अपील कर सकते हैं। और ये अपील स्वाभाविक है, एनसीएलटी के अगेंस्ट जा रही है, तो नेचुरल है ये कहां जाएगी? नकलाट के पास, अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास आप ये अपील कर सकते हैं। और यहां पे आकर के लग जाता है सेक्शन 61 सब सेक्शन, टेक्निकली कहूं 3 लग जाता है। और अपील के ग्राउंड है, जैसे मैं कोड की से दूं, CMC, सी से है कि या तो आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है, कॉन्ट्रावेंशन किसका किया है? लॉ का कहें, या जो भी अबीबी ने आपके ऊपर कुछ क्राइटेरिया पुट अप किया था वो आपने तोड़ा है। एम से है कुछ मटेरियल, जिसका मतलब है बहुत बड़ी इरेगुलरिटी है, किसके द्वारा है? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा कुछ इरेगुलरिटी की गई है, जो वो मैनेजमेंट कर रहा है, जो उसकी पावर्स वगैरह है उसके अंदर। सी से है 2 चीजें, एक IRP, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट, बार बार कह रहा हूं 5.13 में जो डेफिनेशन आती है, इंपॉर्टेंट है, उसे देखना जरूरी है। तो 5 पॉइंट थे, आपने उसको प्रोवाइड नहीं किया, या ऑपरेशनल क्रेडिटर के जो डेट है आपने उसको प्रोवाइड नहीं किया, जो हमने कहा था प्रायोरिटी के हिसाब से होने चाहिए। मतलब ये दोनों पॉइंट हम कहां पढ़ के आते हैं? यही थोड़ी देर पहले जो सेक्शन 30 में हमने पढ़े थे। देन इसके साथ हमारे 2 सेक्शन बचे 29A, क्योंकि हमने कहा था रेजोल्यूशन आप एप्लीकेंट है, राइट? आपने एप्लीकेंट को इनवाइट करना था। तो सेक्शन नंबर 29A की बात हम करेंगे। 29A कहता है इनएलिजिबल, कि ये लोग
इनएलिजिबल रहेंगे प्लान देने के लिए, इनएलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर रेजोल्यूशन प्लान। भाई आप लोग प्लान नहीं दे सकते हैं। देखिए इसमें यह कहा गया, अगर ओपनिंग हम वर्ड देखें तो चाहे आप खुद या किसी के साथ मिलके, खुद या जिसे हम कहते हैं कंसर्ट, ज्वाइंटली, कुछ भी कह लीजिए, तो यहां पे 10 क्लॉजेस बताई गई हैं। अगर ये लग जाएंगी तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक कोड की बनाई है। देखिए ईरान में एन पॉइंट इकट्ठे चलेंगे। ईरान, देखिए हुआ क्या था, ईरान का एक थोड़ा सा कोड की इस ढंग से बनाई है कि उनका एक कह लीजिए एक इशू, एक प्रॉब्लम चल रही थी, कह लीजिए एक ऑफेंस हो गया था, राइट। और किससे हो गया था, अमेरिकन एक्स प्रेसिडेंट जो थे डोनाल्ड ट्रंप। तो उस ढंग से मैंने एक कोड की बनाई है, रियल लाइफ का ये, क्योंकि ये सिचुएशन है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ कह लीजिए क्या हो गया था, एक पंगा हो गया था, तो पंगे को मैं पी से लिख रहा हूं। और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हिंदुस्तान ने भी काफी हद तक एक रोल प्ले किया था। तो यूं कह लीजिए गारंटी दी थी, किसने दी थी, इंडिया ने दी थी। क्योंकि इंडिया, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि मोदी जी के अच्छे संबंध रहे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, मोदी होडी, ये आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव पे मोदी जी ने काफी सहायता की थी। ही इज ए कनेक्टेड पर्सन। तो इस तरह से 10 पॉइंट बन जाते हैं। पहला पॉइंट आता है जी, आप इंसॉल्वेंट हैं तो आप प्लान नहीं दे सकते हैं। नंबर 2 है, आरबीआई या किसी और रेगुलेटर ने, अदर रेगुलेटर ने आपको घोषित किया है विलफुल डिफॉल्टर, मतलब कुछ ना कुछ पैसे मार के आप बैठे हैं। देन एएन का मतलब है आपका अकाउंट जो है ना, बैंक वगैरह में अकाउंट है, वो एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, और कम से कम 1 साल ये क्या हो गया, इसके ऊपर लैप्स हो चुका है। और देन ऑफेंस क्या किया है, ऑफेंस पहली बात ऐसा किया है जहां इम्प्रिजनमेंट पक्का होगी, जेल होगी। इसमें 2 बातें हैं, कम से कम 2 साल के लिए, या कम से कम आप जाएंगे 7 साल के लिए अंदर। 2 साल के लिए कौन से ऑफेंसेस हैं जो कि इस कोड के 12th शेड्यूल में बताए गए हैं, और ये 26 कह लीजिए लॉज हैं जिनका आपने ऑफेंस किया है। 7 इयर्स ये किसी और एक्ट का अगर आपने ऑफेंस किया है तो आप प्लान नहीं दे पाएंगे। हाँ, प्लान दे सकते हैं। दरअसल यहां पे कूलिंग पीरियड है 2 साल का, जब आप जेल से बाहर आएंगे। जेल से बाहर आने के बाद ही 2 साल के बाद ही आप ये प्लान देने के लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे। डी से क्या है, आप डिस्क्वालिफाइड हैं अंडर सेक्शन 164 कंपनीज एक्ट के अंदर। ये क्या होता है, डायरेक्टर बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन है, लेकिन आप नेगेटिव लिस्ट में आ गए हैं तो प्लान नहीं दे पाएंगे। देन आपके ऊपर एक रोक लगाई गई है ट्रेडिंग के ऊपर कि आप सिक्योरिटीज वगैरह खरीद बेच नहीं सकते हैं। तो कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग करी होगी, और ये रोक किसने लगा दी है आपके ऊपर, सेबी ने लगा दी है। पी से जैसे मैं कह रहा था पंगा, सो यहां पे मैं वर्ड इस्तेमाल करूंगा पीएमसी। पीएमसी का मतलब है, आप पूरा लिख सकते हैं। देखिए, या तो आप प्रमोटर हैं, एम से है आपके पास या तो मैनेजमेंट है या कंट्रोल है। ये आप समझ गए होंगे किसका है, कॉर्पोरेट डेटर का है, राइट। तो इस तरह से इस पॉइंट को याद रखें। ये पॉइंट कई जगह इस तरह से यूज होगा, लेकिन यहां पे क्योंकि इस सेक्शन में ये पॉइंट बहुत आता है, लेकिन हम यहां पॉइंट क्या ले रहे हैं, बेसिकली प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसका जिक्र हमने सेक्शन 25 रेड विद 26 किया था। जो मैंने कहा था 4 ट्रांजैक्शन है 43 से लेके 51 के अंदर आती है, मतलब कुछ आपने गलत ये ट्रांजैक्शन वगैरह करी हैं। देन जी से आगे जी पॉइंट गारंटी। गारंटी दी गई है, गारंटी दी गई है फॉर कॉर्पोरेट डेटर के लिए दी गई है। किसको दी गई है, टू क्रेडिटर को दी गई है। लेकिन आपने क्या किया होगा, डिफॉल्ट किया, लेकिन गारंटर जो है, श्योरिटी जो है, फेल्ड टू पे। तो अगर आपने अपने पैसे नहीं चुकाए हैं तो सॉरी, आप प्लान नहीं बना के दे सकते। देन इंडिया से रिलेटेड क्या है पॉइंट, आउटसाइड इंडिया, यही अबव ऑफेंसेस आपने किए हैं सारे के सारे। एग्जैक्टली कहूं ये सारी क्लॉजेस हैं, और ये ए से लेके एच, एबीसी ऑर्डर में है। मैंने सिंपल 10 आपको कह दिया था, ऊपर वाली आपने करी है। देन आप कनेक्टेड पर्सन हैं, और कनेक्टेड पर्सन कहां है, ये सारे के सारे अबव क्लॉजेस। तो अब यहां पे क्लॉजेस कौन से हो जाएंगे, 9 हो गए, तो ए से लेके आई तक।
और कनेक्टेड पर्सन का मतलब ही क्या है, जैसे मैं वर्ड ऊपर पीएमसी लिख रहा था वैसे मैंने वो प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन वाला पॉइंट लिया। तो देखिए जो ऊपर मैंने लिख दिया, आप क्या है, पीएमसी हैं। पीएमसी किसके हैं? आप रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के हैं, या आप क्या है, पीएमसी होंगे कॉर्पोरेट डेटर के सीआईआरपी में हैं या होंगे। और तीसरा है आप एश हैं। एश कनेक्टेड पर्सन मींस ए फॉर एसोसिएट, एस फॉर सब्सिडरी, एच फॉर होल्डिंग कंपनी, या फिर आप रिलेटेड पर्सन हैं ऑफ पीएमसी। तो इस तरह से ये क्लोजेस यहां पे दी गई हैं। इसके बाद बच्चों हम आगे अपने आखिरी सेक्शन के ऊपर, दैट इज सेक्शन नंबर 32A के अंदर। सो सेक्शन नंबर 32A ये डील करता है, कुछ हम बेनिफिट दे रहे हैं जिसे हम कहेंगे इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी मींस बेनिफिट मिल रहा है, किसको मिल रहा है? टू कॉर्पोरेट डेटर। भाई किस चीज का बेनिफिट इसको मिल रहा है? अगर इसने ऑफेंसेस किए हैं, कंपनी वगैरह ने, एलएलपी ने ऑफेंसेस किए हैं, और ये ऑफेंसेस आपने कब किए हैं? बिफोर सीआईआरपी, कार्रवाई शुरू होने से पहले। साथ में ये आपको इम्यूनिटी मिल रही है फॉर एक्शन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है ना कॉर्पोरेट डेटर की, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो अगर आपने सीआईआरपी से पहले ये कार्य किए हैं, कहने का मतलब नो सूट, कोई केस नहीं किया जाएगा, और चल भी रहे तो वो ड्रॉप कर दिए जाएंगे। बस यहां पे एक इन्होंने कहा हमारी तरफ से कंडीशन है। कंडीशन क्या है भैया? कंडीशन ये है, आपने चेंज इन कॉर्पोरेट डेटर की मैनेजमेंट, उसके कंट्रोल में चेंज होना जरूरी है। मतलब अब मैनेजमेंट कंट्रोल आप ऐसे आदमी को दे दो, टू अ पर्सन जो पहले ना था, नॉट, जैसे ऊपर मैंने 29A में इसलिए वर्ड लिख दिया था पीएमसी। ना तो वो पीएमसी होना चाहिए कॉर्पोरेट डेटर का, ना ही वो रिलेटेड पार्टी होना चाहिए, राइट? ना ही वो नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्स्पिरेसी, जिसे कह सकते हैं अबैटमेंट या कॉन्स्पिरेसी ऑफ ऑफेंसेस एज पर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी की जो रिपोर्ट आई है। मतलब ये आदमी ना रिलेटेड पार्टी हो, ना पीएमसी हो, ना इसने ऑफेंस करने में कोई सहायता की हो, एक ऐसे आदमी को आप मैनेजमेंट ट्रांसफर कर दो। तो मैनेजमेंट आपने क्या करनी है? यहां पे ट्रांसफर करनी है, राइट? दूसरी बात यह भी कही गई, बट देखिए कंपनी कभी ऑफेंस नहीं करती है, ऑफेंस करते हैं उसके अफसर, ओआईडी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, या डीपी स्टैंड्स फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर। ऑफिसर इन डिफॉल्ट हम पढ़ते हैं कंपनी के लिए, डीपी हम पढ़ते हैं एलएलपी के अंदर। ऑफिसर इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन आती है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 60 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो कहता अगर ये जो लोग हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी, टू बी प्रोसिक्यूटेड। हम कंपनी को बेनिफिट दे रहे हैं सिर्फ, एंड पनिश्ड। तो अगर इन लोगों ने गुनाह किए हैं तो भाई इनके खिलाफ कार्रवाई चलने दीजिए। हाँ, कंपनी को इम्यूनिटी दे दी गई है, सिर्फ एक एंड में बताया गया कि भैया आपकी ड्यूटी है, किस चीज की ड्यूटी है, आप हेल्प जरूर करो, कोई भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड वगैरह चाहिए तो आप प्लीज दो। किसको दो? इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को आप प्लीज जरूर दे दीजिए, राइट? कि ताकि वो अपनी रिपोर्ट वगैरह, वो अपनी इंक्वायरी वगैरह कर सकें। एंड जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, मतलब प्रॉपर्टी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी से रिलेटेड ना तो देखिए कोई आपके ऊपर रोक लगेगी, अटैचमेंट, जैसे हम मनी लॉन्ड्रिंग में पढ़ के आते हैं कि आप ट्रांसफर वगैरह नहीं कर सकते, कुछ ऐसा नहीं है। ना अटैचमेंट होगा, ना सीजर कहें, रिटेंशन कहें, या उसका कॉन्फिस्केशन कहें, कुछ ऐसा नहीं किया जाएगा। तो बच्चों इसके साथ हमारा पार्ट 2 रिवीजन का, और लगभग 1.5 घंटे में, और लगभग देखिए 1.5 पेज में मैं कहूंगा, मैंने आपको यहां पे यू कैन सी टू डॉट, ये प्रॉपर ये हाफ पेज भी नहीं भरा, जबकि मेरा पहले वाला पेज में भी मैं लिख सकता था, थोड़ा स्पेस था,
You can have a look. This is simply A4 page. I have completed. तो ये सबसे बड़ा हिस्सा है. इसके बाद थर्ड पार्ट हमारा रिवीजन का बहुत आसान रहने वाला है. एज ए सेड, किसी को अगर चाहिए भी होगा, आई विल प्रोवाइड दिस PDF. आप ले सकते हैं मुझसे. इस फोन पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो. सो टिल देन, हैव अ गुड टाइम, गुड लक एंड गॉड ब्लेस.